जय गुरुदेव। हेलो। जय भीम गुरुदेव, जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। जी बताएं। कमलेश मित्रा जी बोल रहे हैं? जी मैं कमलेश मित्रा बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कहाँ सर? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं ना भूपेंद्र विकल नाम है मेरा। हरविंदर विकल। भूपेंद्र विकल। अच्छा, भूपेंद्र विकल जी। जी बताएं जी। सर। अभी मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था बंताराम खेड़ा के बारे में। वो लेख जो है वो हमारे एक बुद्धिजीवी राम सिंह जी द्वारा लिखा गया है। मैंने उसको हम्म। फॉरवर्ड किया है। अच्छा, उनका लिखा हुआ है ये लेख? हाँ, वो उनका फोन नंबर नीचे लिखा होगा। ना लिखा हो तो फिर मैं आपको दे दूँ। नहीं, मैं तो खाली वो देख रहा था कि भाई आपने उस लेख को मतलब जो अपने ग्रुप पर डाला हुआ है, मैं आपके ग्रुप को काफी चीजों से पढ़ भी रहा हूँ। हम्म। आपका जो ये ग्रुप है इसको मैं काफी चीजों से पढ़ भी रहा हूँ। जी। मैं तो बस यही खाली जानकारी मांगना चाहता था कि क्या कभी आप बंताराम घेड़ा से मिले हैं? देखिए, ये जो हमारे राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी कौन सा, कहाँ से है ये? ये हिमाचल प्रदेश से हैं और ये गुरु रविदास जी पर शोध कार्य में जुटे हुए हैं। तो अच्छा। इसलिए जहाँ भी इनको जानकारी मिलती है जो कुछ गुरु रविदास जी से संबंधित है, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये हिमाचल से बनारस गए और वहाँ जाकर उन्होंने जिनसे मुलाकात की, वो अपने अनुभव शेयर किए हैं। मैंने भी इनका पढ़ा, क्योंकि वो हमको डायरेक्ट शेयर करा देते हैं। तो फिर मैंने अच्छा लगा तो मैंने ग्रुप में शेयर करा दिया। नहीं, मैंने उसमें थोड़ा पढ़ा था तो मुझे थोड़ा फीलिंग हुई उसको पढ़ करके कि भाई वो मंडवा डी गए, हम्म। वहां जाकर के उन्होंने माता के वो जो है उसको खरीदने की बात करी, उन्होंने अपने नाम से जी। पेपर वगैरह बनवाए। पढ़ा है ना आपने? हाँ, मैंने पूरा पढ़ने के बाद तो ही बाद में मैंने उसको शेयर फाड़ करा दिया है। गया, फिर वो वहां से चले गए। हम्म। मैंने कहा मैंने तो खैर कभी उनके बारे में ऐसा कभी सुना नहीं कि वो ऐसे ऐसे वो जो है। अब उस संदर्भ में अगर आपको डिटेल चर्चा करनी है तो वो आप राम सिंह जी से ही कर सकते हैं। मैं उनका आपको नहीं नहीं, नंबर मुझे शेयर कोई करा चर्चा सकता नहीं करनी, मैं तो खाली हूँ। इसलिए जी। आपसे थोड़ा पूछा था कि मैंने कहा आप कभी मिले उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं राम मैं सिंह जी से खाली मिला सिर्फ है। इसलिए थोड़ा पूछा था हाँ। कि कमलेश जी कभी आप मिले हैं, कभी आपकी मुलाकात हुई है? नहीं कोई नहीं। ऐसा दस्तावेज कोई हाथ में आया जिसकी वजह से आपको इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई? नहीं, बंताराम खेड़ा जी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और वो ग्रुप में जो लेख आप देख पा रहे हैं वो फॉरवर्ड लेख है। हकीकत में बस। बनारस का जी। शिव गोवर्धनपुर का अगर कोई ये जो विवाद बन जाता है ना समाज के अंदर, हम्म। समाज में कोई काम पहले बाद में होता है, उसका विवाद ही पहले बन जाता है। जी। उस जन्मभूमि की खोज करने वाले बंताराम घेड़ा ही थे, श्री अच्छा गोवर्धनपुर की। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने वो जमीन वहां खोज की, हम्म। उन्होंने बहुत सारी और जगहों की खोज की, हम्म। और उनका पूरा जीवन गुरु रविदास जी के उस पर लगा रहा मिशन में। पर हम्म। वो ये है कि कई चीजें विवादित बन जाती है बाद में। पहले वो मंदिर ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के अंडर में चलता था। हम्म। ऑल इंडिया धर्म मिशन ही चलाया करता था सिर्फ गोवर्धनपुर का जी जी मंदिर भी। जी जी। आज ऑल इंडिया धर्म के मिशन के अंदर में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक शोभा यात्रा मात्र रह गई। हम्म। आज उस पर बल्ला वालों का कब्जा है। जी। तो वो चला बल्ला वाले। हाँ जी, उनसे संपर्क में है। धर्मपाल जी हमारे साथ सीधे संपर्क में हैं। उनके धर्मपाल जी नहीं, निरंजन दास जी जो है, संत निरंजन दास जी। संत निरंजन दास जी के जो पीए हैं अच्छा, वो सीधे है। हमारे संपर्क में हैं। अब चूंकि मुझे बुलाया तो गया, लेकिन अभी तक हमारी सीधे संत निरंजन दास जी से भेंट नहीं हो पाई है। बहुत मुकदमेबाजी हुई है हम्म। बनारस कोर्ट के अंदर, बहुत मुकदमेबाजी। अच्छा। बहुत बड़ा ग्रुप था ये ऑल इंडिया धर्म मिशन का। हम्म। अब तो खाली से मटके ही रह गया। जी। अब तो हीरा जी है संत, हम्म। आपने कभी मिले हो, कभी देखा हो? हीरा जी से भी फोन पर ही बात होती है। बस अभी बेचारों को भेंट इतना नहीं हो पता पाई। नहीं है। हाँ। उनको इतना पता नहीं है, वो तो ये है कि बस आज वो ऑल इंडिया धर्म मिशन को लेके मतलब चला रहे हैं। हम्म। उनको भी इतनी जानकारी नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं जब उनसे पहली बार मिला था हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ जानकारी दो, हम्म। कुछ बताओ उसके बारे में। हम्म। मैं उनसे खुरालगढ़ में मिला था। जी।
और अगर हकीकत की जानकारी और थोड़ी बहुत जानकारी है तो कभी आप पीडी जसल से मिले हैं? नहीं, ये नाम आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ। प्रेम संत, अब तो वो संत बन गए, जी, किस नाम? प्रेमदास जसल। हाँ हाँ, ये नाम सुना हुआ है। पीडी जसल उसी का नाम है, संत प्रेमदास जसल। अच्छा अच्छा अच्छा, जी कुछ जी किताबें लिखते हैं छोटी मोटी, जी। देखे हैं कभी आपने, मिले हैं? नहीं, ना मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये नाम तो सोशल आपकी मीडिया पर। मुलाकात दिल ऐसे हाँ। किन लोगों से हुई है जो मतलब इस बारे में हम्म। गुरु जी के, मतलब आप तो बहुत कुछ मतलब, या खाली तुगलकाबाद तक सीमित है आप? दरअसल बात है, मुझे तुगलकाबाद रविदास मंदिर के जो कोर्ट केस था उससे जोड़ा गया है जी 2019 में। नहीं, मैं और पढ़ रहा हूँ, मैं आपके बहुत हाँ अच्छे हाँ, आपका पढ़ रहा हूँ मैं। और आपने बड़ी निष्पक्ष बात कर लिया कि बस के चुनाव होना चाहिए, हम्म वो लोग भी इसमें शामिल होने चाहिए जिन्होंने जेल काटी है। हम्म, पढ़ रहा हूँ मैं बहुत ध्यान से। जी। तो उसके साथ साथ 2019 से जो हमें जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको मैं कलेक्ट करता जा रहा हूँ। बस इस प्रक्रिया में चूंकि मैं भी समाज का ही व्यक्ति हूँ और हम्म, सारे काम मैं नहीं कर सकता, तो जी मेरा तो निवेदन है कि किसी को कार्य करने का मौका दिया गया है और वो असफल हुआ है, तो अगर असफल हुआ है तो दूसरे को काम करने का मौका दो। जी। अब जैसे क्रिकेट की फील्ड में अगर एक खिला प्लेयर जो है आउट हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गेम बंद हो जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, खेलना शुरू कर देता है। तो ये वैसे कभी किसी टाइम में, जी मैं कमलेश जी आपको थोड़ी जानकारी दूं, जी। किसी टाइम में ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के जो चेयरमैन थे वो श्री बंताराम घेड़ा जी थे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के जी चेयरमैन, जी जी ऑल इंडिया के। जी जी जी। और वो ऑल इंडिया रेलवे, मतलब SC ST रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के भी प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। आज बड़े सम्मान के साथ उनको रेलवे के जो यूनियन का जो ऑफिस है हम्म पचकुया रोड के ऊपर, हम्म, बड़े सम्मान के साथ उनकी वो फोटो लगी हुई है जी। कि ये प्रथम चेयरमैन थे ऑल इंडिया रेलवे SC ST यूनियन के। यानी आप किस सन की बात कर रहे हैं? मैं किस सन की बात करूं, सन तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ठीक तरह से। एक्चुअली मुझे एक पुस्तक मिल गई थी हम्म, बाबू मंगूराम जी की, जी तो उससे मुझे काफी जानकारी मिली जी उनके जीवन संघर्ष और मिशन के बारे में। जी। तो उसमें शायद बंताराम खेड़ा जी का कहीं पर नाम आया, लेकिन मैंने नहीं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। मैं ज्यादा नहीं जानता। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इनका जो बंताराम खेड़ा जी का जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं उनका संघर्ष किस समय का है? जैसे बाबू मंगूराम जी का तो बाबू 1928 का है। मंगूराम जी का तो मतलब ये है कि वो तो हमारी आजादी से पहले का है। हाँ। बंदाराम घेड़ा जी को मैं सन 1975 से लेकर के जब तक उनकी डेथ हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा कालखंड क्लियर करना चाह रहा 1975 था। से 77 में तो मैं उनके साथ, जी। जब दिल्ली वालों को पता भी नहीं था कहाँ है जन्मभूमि, हम्म दिल्ली के चमारों को पता भी नहीं था, हम्म, जब तो मैं बनारस जाया करता था अच्छा। उनके साथ। जी। वो रेलवे में अफसर हुआ करते थे। हम्म और जिनकी मैं बात करूं, संत प्रेमदास जस्सल, हम्म उनके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे ऑल इंडिया धर्म मिशन के। हम्म, वो आपको कुछ जानकारी दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। अगर उनमें कोई स्वार्थ रहा हो कि भाई ये नाम को मैं हाईलाइट करूं या इस नाम से हाईलाइट होकर के, मतलब वो जो है, जी। अभी पीछे बुलाकी को भी मैंने बहुत बार कह करके बुलाकी से हम्म, उनके मरणोपरांत उनकी बेटी को मैंने उनको रविदास रत्न से सम्मानित करवाया था यहाँ रविदास मंदिर देवनगर में। जी। बुलाकी को कह के यार मैंने कम से कम ऐसे आदमी को, अगले दिन पूरा जीवन दिल्ली में रविदास जयंती शुरू करने वाला वही व्यक्ति था। बंताराम खेड़ा जी। बंताराम घेड़ा जी ने दिल्ली में रविदास जयंती की पहचान करवाई थी। जी। उसी व्यक्ति ने, जिस तरीके से हमें इतिहास हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, हम्म, ये मैं कुछ आपको ऐतिहासिक जानकारी दे रहा हूँ, जी जी, मैं आप इसको स्वागत अन्यथा करता नहीं हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आपने। लेना। जी कभी आप अन्यथा ले जाओ कि जी। वो क्या था। रविदास जन्मोत्सव कमेटी का जो जन्म हुआ है हम्म ये 1954 में हुआ है। हम्म, जी। 54 से जो रविदास जन्मोत्सव कमेटी बनी तो उसके 54 में उसका स्थापना हुई। हम्म
उससे पहले बंताराम घेड़ा जी आपके करोल बाग में रहा करते थे, जिन लोगों को अगर हम अपनी दिल्ली वाली भाषा में कहें तो पंजाब के रविदासी चमार। अच्छा जी। आज जो दिल्ली के अंदर जैसे मोती बाग जी। धर्म स्थान है, मोची बाग है, संतगढ़ है, सुदर्शन पार्क है, और आपका मंगोलपुरी का है। ऐसे करोल बाग में टैंक रोड के पीछे भी है, और गोविंदपुरी है, कालकाजी है जी। ये सब जो पंजाब के रविदासी है ये उनके थे। हम तो रखते थे रविदास मंदिर, ये रखते थे रविदास धर्म स्थान। अच्छा। धर्म स्थान आज भी इनकी अपनी सोसाइटी अलग है। और हमारे दिल्ली वाले लोग जो है वो रविदास जयंती वाले दिन शोभा यात्रा निकालते हैं। ये लोग उस रविदास जयंती के बाद जो संडे आता है ये उस दिन निकालते हैं। अच्छा। और ये मोती बाग से शुरू करते हैं और आर के पुरम सेक्टर 3 जो धर्म स्थान है वहां जाके खत्म करते हैं। ये टोटल इन टोटल जो पंजाब के रविदासी है हमारे समाज के लोग, उनका ये आयोजन होता है। अच्छा। तो हमारे उस वक्त में पंजाब के रविदासी जो थे वो यहाँ ज्यादा थे अपने, अगर आपको शायद इतनी जानकारी नहीं है, अमृत कौरपुरी है। हाँ जी। टैंक रोड के पास। जी जी जी। अमृत कौरपुरी है टैंक रोड के पास जो है, ये रेगड़ पुलिस, मतलब ये रेगड़ पुलिस रोड पीछे। हाँ मैं गया हूँ सतनगर। हाँ मैं गया हूँ वहाँ। तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि ये बेचारे यहाँ से शुरू होते थे थोड़ा सा हलवा सूजी का लेकर के, और जिस तरह के सरदार निकलते हैं प्रभात फेरी के रूप में ऐसे निकलते थे और देवनगर तक आया करते थे, जहाँ जहाँ तक हमारे समाज के लोग थे। अच्छा। उसका रूप बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उन्होंने फिर और आगे तक चले गए, फिर लाल किले तक चले गए जी। फिर उन्होंने दिल्ली गए छोड़ करके, फिर वो पंजाब बनारस की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। क्या है कि एक सीबीआई की रेड में, ईडी वगैरह सीबीआई जो भी कुछ है उसकी रेड में जो है ना, वो सारा इनके घर से वो इतिहास जब्त हो गया। अच्छा। सारा कुछ थोड़ा बहुत इतिहास था तो वो लोग बेचारे, कुछ एक सोहन सिंह था उनके साथ, उसको पाठी कहते थे, कुछ उसके बाद चला गया, वो उसकी डेथ हो गई। बच्चे इतने काबिल नहीं थे, बच्चों ने कभी उस इतिहासों के बारे में ध्यान नहीं रखा कि भाई कभी किस तरीके से ये इतिहास काम आएंगे, कभी उन्होंने इनको ध्यान नहीं करा। 3 बेटे थे, तीनों बेटे इनके एक्सपायर हो गए। एक बेटा तो अभी जस्ट पीछे अभी पीछे अभी एक्सपायर हुआ है सर्दियों में। अभी जो है सबसे छोटा, वो कुछ थोड़ा बहुत करना चाहता भी था तो वो भी एक्सपायर हो गया। बंताराम खेड़ा जी का 3 बेटे थे इनके, तीनों एक्सपायर हो गए। अब तो इनकी सिर्फ एक बेटी रह गई है जिसको उन्होंने ऑल इंडिया धर्म की चेयरपर्सन बनाया हुआ है, हीरा जी ने। उनके भी हस्बैंड अभी पीछे एक्सपायर हो गए, अभी पीछे 2-3 महीने पहले ही। वो मतलब ये था कि उनके पास बहुत कुछ इतिहास था, बहुत खोज की उन्होंने मध्य प्रदेश में, यूपी में, जहाँ जब पता चला कि भाई गुरुजी यहाँ पढ़ते थे। यहाँ तक कि BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर भी उन्होंने बहुत जगह चिन्हित की कि भाई ये जो कुआं है यहाँ गुरुजी आके बैठ के मतलब अपने वो दिया करते थे, वो जो है यहाँ। गुरुजी की हत्या कहाँ हुई वो भी हमें दिखा के लाए थे। वो बनारस में एक वो मंदिर था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा उस मंदिर का। तो उसमें कि भाई पता चला, अरे मैंने कहा तुम हमें कहाँ ले आए, हम मरवाओ गया पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सारे पंडित ब्राह्मणों का वो है, कहाँ तुम हमें क्यों हमें मरवाने के लिए यहाँ लिया है। छोटे छोटे उस टाइम में चल गया करते थे, जहाँ भी कहते थे आओ चलो भेजेंगे। दरअसल में उनका बेटा जो था वो मेरा दोस्त था,
वो मेरा क्लास फेलो था। तो उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई कि भाई ये लोग रविदास जी है, अब अम्बेडकरवादी है। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो जब जा करके फिर जब देखा कि भाई ये तो पूरे गुरुजी के रंग में रंगे हुए व्यक्ति है। और मेरे को थोड़ी सी इसलिए इतनी थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं कह रहा था कि मैंने कहा ये जो आपने डाला हुआ है कि भाई उन्होंने अपने नाम जमीन खरीदने के लिए दस्तावेज बनवाए, बाद में वो फाड़ दिए। ये क्या हो सकता है, उन लोगों का ज्यादा पता होगा जो वहां के लोग होंगे। कुछ 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 चीजें अवधारणाएं और अंतर्द्वेष के कारण भी प्रोपोगेट की जाती हैं। तो हाँ, मरने के बाद किसी के साथ ऐसा ना लिखा जाए। ठीक है, वो क्या भाई बोले, मैं तो एक बात मेरे तो और मैं एक और निवेदन करूंगा जी कि जो बंताराम खेड़ा जी ने श्रुतियों के आधार पर जो खोज की है, इस संदर्भ में क्या कभी जो हमारा भारत का पुरातत्व विभाग है, इससे कभी मदद मांगी गई क्या? वो बहुत कुछ करते थे, बहुत लिखत पढ़त करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे वो। मेरा प्रश्न दूसरा है सर। आपका प्रश्न दूसरा है कि मतलब आपने क्या मतलब CIA से मतलब जो ये जी 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 इनसे कभी कोई खोज के बारे में जी आप जी उसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी तो वही मैं बता रहा हूँ कि उनका बहुत कुछ था, वो सारा का सारा चला गया। अच्छा, एक्चुअली मैं जब श्रावस्ती में था जी, तो श्रावस्ती में एक खेड़ा है, वहाँ पर खेड़ा जहाँ पर कुछ अवशेष है, वहाँ पर फिर एक पंडित ने कब्जा कर लिया है। फिर उस पंडित को लगा कि नहीं, आजकल तो जो पंडितों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो फिर वो जो है बुद्धिज्म में चला गया। और बुद्धिज्म में चला जाने के बाद उसने जो है अपने जिस स्थान पर रह रहा था, पुरातत्व विभाग से कहकर उसका सर्वेक्षण कराया। पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर खोज करने के बाद ये पाया कि जो अशोक का स्तंभ है वो वहाँ पर है। उनके जो अपने खोजने के तरीके हैं। फिर जब ये खोज हो गई, प्रमाणित हो गई उससे, उसके बाद उसने फिर उसको लिखा पुरातत्व विभाग को, ऐसा है आप इस स्थान पर कब्जा ना करें, ये हमारे जो है गांव की भूमि है। और उसने विवाद शुरू कर दिया, गांव वालों की तरफ से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर वो पुरातत्व विभाग ने उस स्थान को चिन्हित करके अपने कब्जे में लेने से छोड़ दिया। तो वो आज भी उस पर जो है क्या कहते हैं, उसकी दाल रोटी चल रही थी। बीच में अभी एक और विवाद हो गया, तो उसने अपने दस्तावेज वगैरह मेरे को सेंड किए थे, मैंने उनको देखा था। तो गांव वालों ने उसको भगा रखा है। ये भी तो एक मतलब वही आ गया ना, ये भी तो एक तरह का अब विवाद हो गया कि भाई गुरुजी की जन्मभूमि मडवाडी है या सिर गोवर्धनपुर है। हाँ, तो इस तथ्य को अब जैसे आप बता रहे थे, उनके सुपुत्र जी के पास वो क्या कहते हैं दस्तावेज थे, और मैंने बताया ना कि नहीं, आपने भी तो पढ़ा, ये लेख पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद ही तो आपने फॉरवर्ड कराओगे या बिना पढ़े आपने नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक चीजों को अच्छे से पढ़कर कम से कम 50-50 संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं ग्रुप में नहीं डालता, क्योंकि मुझे मालूम है जिज्ञासु लोग उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, वहीं से तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। आपने खुद कर रखा है कि भाई ओनली एडमिन मैसेज, उसमें तो दूसरे का नहीं तो कोई क्रिटिसाइज करेगा ही नहीं। एडमिन नहीं, एडमिन के साथ साथ उसमें फॉरवर्ड मैसेज दिखता है ना। फॉरवर्ड जो वर्ड जो उसमें सबसे पहले टॉप पर लिखकर आता है ना, वो एडमिन जो पोस्ट करेगा उस पर फॉरवर्ड लिखकर नहीं आएगा। जो एडमिन कहीं से फॉरवर्ड करेगा उसमें मतलब मेरा कहना यह था कि अब एक तरह से अगर जो कोई अगर बुद्धिजीवी इस चीज को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में तो ये बात आएगी ना कि भाई गुरु जी के दो जन्म स्थान बना दिए, एक तो बना दिया मंडवाडी, दूसरा बना दिया कि सिर गोवर्धनपुर। ये तथ्य पहले भी किसी ने मेरे सामने ये विवाद उठाया था। तो चूंकि उस समय मेरे पास तो कोई किसी का कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, जुबानी जमा था, तो जुबानी जमा को तो हम कहीं पर कोट कर नहीं सकते थे। अभी हमारे पास पहली बार दस्तावेज आया, तो मैंने जरा इसमें ग्रुप में सर्कुलेट इसलिए कराया कि शायद किसी की कोई आपत्ति आए। अब जैसे आपने आपत्ति की है तो मुझे कुछ नई चीजें,
ना ना कमलेश जी, मेरी कोई आपत्ति नहीं, मैं मुझे तो चैलेंज मुझे के लिए आपके था, माध्यम से कुछ नई चीजें जानने को मिली। अब मेरी जैसे कोई आपत्ति आप नहीं। बता रहे हैं कि जो वो क्या कहते हैं वो रेड पड़ी थी, रेड पड़ने के बाद वो दस्तावेज उठा ले तो गए। सारे के सारे जो है ना वो सब चले गए। हाँ, वो तो दस्तावेज जो बहुत उठा ले पहले, गए। बहुत तो पहले, काफी पहले, जब उनकी रिहाइश यही पटेल नगर में थी, जी, तो तो उस टाइम में मैं उस संदर्भ में एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो इस मैटर से, इस तरह के मैटर से भी जुड़ा रहा हूँ। एक मैटर इलाहाबाद में रहा है। तो क्या केस खत्म हो जाने के बाद नहीं, वो मुझे नहीं चीज़ें, पता इसके बारे वो में। वो जो केस खत्म हो जाने के बाद क्या वो दस्तावेज वापस नहीं किए गए या नहीं, वापस नहीं लिए गए? मुझे इस बारे में नहीं मालूम। नहीं, इस बारे में यदि आप लगता है कि उन दस्तावेजों में कुछ खास हो सकता है, तो संबंधित विभाग से उन दस्तावेज दस्तावेजों मतलब की मांग की जा सकती है। मैं आपको बताऊं, वो सुबह से शाम तक जितना घूमते थे, लोगों से मिलते थे, हम्म। पूरी एक डायरी लिखते थे इंग्लिश के अंदर। हम्म। उनकी पूरी डायरी होती थी कि आज मैं सुबह घर से इतने बजे निकला, हम्म। कमलेश जी से इतने बजे मिला और इतने बजे तक उनसे मुलाकात हुई, दैट्स ऑल। यानी मैं बंताराम खेड़ा की डायरी से बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं, अगर वो डायरी मिल जाए तो। वो सारी डायरी वो सब चली गई। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऑथेंटिक व्यक्ति हो। नहीं, मैं अब वो नहीं है, अब मैंने वो जो है ना, बस उनका अगर वो लड़का मुझे जानकारी दे सकता था। अब वो लड़का भी पिछले साल ही, अभी इसी साल, शायद इसी साल में अभी एक्सपायर हो गया। वो कुछ चाहता था कुछ करने का, उसको मैंने थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता था कि भाई कुछ करो अपने पिताजी के नाम को बरकरार रखने के लिए। तो बेटे के बेटे वगैरह तो होंगे। बेटे का बेटा, उसे कोई इतनी जानकारी नहीं है किसी बात की। नहीं, एक्चुअली अगर हम इस पर कोई लिखा पढ़ी करते हैं ना, तो परिवार से हमें जो है अथॉरिटी लेटर मिलना जरूरी है ना। ये चीज जो है ना, ये कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी अगर वो देना चाहेंगे, हम्म। तो मैं प्रेमदास जस्सल से डिस्कस करना है इस बारे में। हाँ, अगर आप हमको अथॉरिटी लेटर्स बता दें और कब रेड पड़ी थी और नहीं, इतना कौन मुझे ध्यान अधिकारी नहीं था, तो है, हम उन दस्तावेज को निकलवा सकते हैं। इतना मुझे ध्यान नहीं है, इतना मुझे सन का नहीं पता, हम्म। वो इतना मुझे ध्यान नहीं है। वो क्योंकि एक वो क्योंकि असल में क्या है, वो रेट जो पड़ी थी ना, वो एक वो थी, गुरु हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी उन लोगों ने, जी। गैडा जी ने गुरु हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, हम्म। कोऑपरेटिव गुरु हाउसिंग। तो उसमें कुछ विवाद बन गया था, जिसकी वजह से लोगों ने वो डाल दिया था उस पर केस वेस। तो उस केस में जो है कि भाई पैसा गबन करने के चक्कर में मुझे ना वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जगह मिली ना कुछ हुआ। तो उसकी वजह से वो एक विवाद बन गया था। तो उसकी वजह से वो बहुत पुरानी बात हो गई, जब उनके यहाँ रेड पड़ी थी तो हमें भी बहुत टाइम तक मना कर दिया था कि तुम इधर मत आना। जितना हम कभी मतलब उनके टारगेट पे आ जाते या उनसे कुछ मतलब जो है किसी के, तो हमने कह दिया कि भाई आप इधर मत आना। मतलब छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम में, इतनी नॉलेज भी नहीं थी इन बातों जी। की, तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे। तो हमारा अक्सर उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। हमारे घर में और यहाँ घर जाने में थोड़ी सी दूरी थी। हम्म। हम रंजीत नगर में थे, वो पांडव नगर में थे। अच्छा। पांडव नगर ये शादी डिपो के सामने पड़ता है, हम्म। और ये इनकी रिहायशियां थी। तो हमारा अक्सर वो जो है, बाद में पता चला कि भाई वो सारे, उसमें केस चलता रहा उनका हम्म। कि भाई सारे यहाँ से जितना भी दस्तावेज थे, हम्म। इनकी डायरिया थी, हम्म। इनका जितना भी मतलब लिटरेचर था इनके पास, जो भी इनके पास ऐतिहासिक होते वो सब, बाद में बेचारे फिर वो अंदर फिर वो बैठ गए और वो बहुत खत्म हो गए। इनकी औलाद ने मतलब वो ध्यान नहीं दिया कि भाई इसके कुछ करा जाए, या उनसे वो दस्तावेज लिए जाए, या उनकी जो डायरिया हैं वो लिखित है, मतलब जो है भाई वो, बाद में उनके बच्चों ने नहीं ध्यान दिया। शायद इसकी थोड़ी बहुत जानकारी अगर हो सकती है प्रेमदास जस्सल जी को, अगर कभी आप मिले हो या शक्ल से बाई फेस नहीं, हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई नहीं उनसे। मुलाकात हुई आप कभी। जी। हो सकता है चूंकि किसी ने उनको परिचय कराया हो, तो वो हमको जानते हो या हमारे लेखों को पहचानते हो। देखा क्योंकि तो समझी भी नहीं आपको, देखा लेकिन तो ध्यान नहीं। लेकिन चूंकि अभी इस तरह से जैसे आज आपसे बात हो रही है,
उस तरह से कभी कोई मौका नहीं मिला, कभी कोई उनका फ़ोन नहीं आया, मुझे कभी उनको मौका नहीं मिला, किसी ने इंडिकेट ही नहीं किया। नहीं तो मैं तो जिज्ञासु लोगों से और ज्ञानवान लोगों से हमेशा जो मिलने की का इच्छुक रहता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में हमारी पैदाइश जो है 2019 में होती है। हालांकि अच्छा। 2000 ग्यारह 11-12 में मैं दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन तब पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता था। हम्म। हाँ, बाबा रामदेव के सारे केसेस देखता था जो उन पे चल रहे हम्म। थे कांग्रेस के शासनकाल में। हम्म। उसके बाद 2014 में मैं वापस चला गया, अदर संगठन में कार्य करने लगा। तो इसके बाद बीच में अंतराल रहा है 5-6 साल का। लेकिन जब 2018 में वापस आया हूँ, तो तब से जो है अपने संयोग ऐसा पड़ा कि अपने समाज के बीच उठने बैठने का मौका मिला, और ये इस केस के माध्यम से अपने समाज से और ज़्यादा जुड़ गया। तो अब देखते हैं जितना हो सकता है। लेकिन आपने जिस परिप्रेक्ष्य में फ़ोन किया, उस संदर्भ में चूंकि ये सदस्य भी शोध कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, डोर टू डोर इन चीज़ों को करते हैं, और उन्होंने अगर बंताराम खेड़ा पर कोई प्रश्न उठाया है, तो बंताराम खेड़ा चूंकि जीवित नहीं है, तो उसको कंडम कौन करेगा? तो कंडम करने के लिए उनकी डायरी ही बचती है। तो डायरी के अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं उठाया, मैं उस तो खाली भाई ये था, मैंने कहा हो सकता है शायद मेरी नॉलेज में ना हो कि भाई इस तरीके से। बाकी ये है कि हाँ, इतना मुझे इतना पता है कि असली खोजकर्ता वो ही थे, पर यह है कि आज उनका नाम नहीं है। क्योंकि नाम नहीं है, अब क्या है, आज जिसके हाथ में पावर होती है, जिसके हाथ में पैसा होता है, जिसके हाथ में ताकत होती है, जी। जिसके हाथ में कलम होती है, आज वो ही है और कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। नहीं, देखिए हम अब क्या है हमें कि उनके हाथ में ना तो पावर थी, जी। ना उनके पास पैसा था, हम्म, ना इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। हम्म, आज पूरा का पूरा बोला वो जो है, नहीं तो कभी आप पता करना हम्म, यार, कभी ऑल इंडिया धर्म मिशन का भी यहाँ कब्जा रहा है क्या? हम्म, फिर गोवर्धनपुर के मंदिर पर हम्म, कितने साल मुकदमा चला है इस मंदिर पर, हम्म, ऑल इंडिया धर्म मिशन का, और इसके बाद बल्ला वालों का। अच्छा। बल्ला वाला कहते हैं हम इनको, हम्म, गरीबदास जी, निरंजन दास जी है, जो भी थे उनके उस टाइम में। हम्म, और इनकी तो जब हम अस्थियां लेके गए ना, हम्म, इच्छा थी उनकी भाई मेरी अस्थि जो है वो गंगा में प्रभावित करना। हम्म, हम जब बंदाराम खेड़ा जी की अस्थि लेके गए, हमें घुसने नहीं दिया अंदर मंदिर में, अच्छा। अस्थि कलश लेकर के। हम्म, वहाँ मिलिट्री बैठी हुई है। हम्म, बहुत जद्दोजहद करने के बाद हमने कहा हम कब्जा करने नहीं आए भाई, हम्म, सिर्फ इस अस्थि कलश का एक मत्था टिकवाने आए हैं, हम्म, जो इस व्यक्ति की कर्म भूमि थी ये। हम्म, ठीक है, उनके मरने के बाद या उनके बल्ला वालों के हाथ में आने के बाद इसका विस्तार हुआ है, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका बहुत विस्तार हुआ है, बहुत प्रगत, मतलब खूब काफी बड़ा बना है, काफी जगह खरीदी गई है, काफी जो है। आज सिर्फ ऑल इंडिया धर्म मिशन के पास एक तो वो स्कूल है हम्म, जो वह चल रहा है, हम्म, और एक वो जो रविदास जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलती है हम्म, उसकी परमिशन है इनके पास, जो ये निकालते हैं। हम्म, वो परमिशन इन्हीं को मिलती है। ऑल इंडिया धर्म मिशन जो है, जो भी वहाँ चला रही है, मतलब जो बनारस के अंदर जो भी एक्टिव है हम्म, या जो भी कुछ चला रहा है। मैं तो घर हम्म, बरसों बीत गए हुए। हम्म, मैं तो लास्ट बार जब उनकी डेथ हुई थी, उनका अस्थि कलश लेके गए थे, हम्म। उसके बाद तो मेरा बनारस जाना हुआ नहीं। ये क्या, हाँ थोड़ा ये किस सन की बात है जब आप अस्थि कलश लेकर गए हैं? मुझे ध्यान नहीं है, मैं पता करना पड़ेगा। फिर भी लगभग आप बताएं किस सन की बात होगी। नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं कौन सा सन था, मुझे पता करना पड़ेगा। कितने साल क्योंकि पुरानी लगभग बात होगी? होगी मेरी 25 साल पुरानी तो होगी, 25 अच्छा, 25 20-25 साल पुरानी, यानी 2000 से पहले की बात है। ना, 2000 से पहले की बात। ठीक, ठीक। एक लमसम 2000 आइडिया लग गया ना, इसलिए मैंने आपसे। 2000 से पहले की बात है, मैं पता कर लूंगा। वो तो खैर कहीं ना कहीं वो जो है मिल जाएगा, कभी अगर कहीं कुछ हुआ तो। क्या मैं है कि एक उनके लमसम बच्चों को भी आइडिया। जानकारी नहीं थी ना, जी, मैं बच्चों से बहुत पूछता रहा। जी। मैं आपको बता दूं, हम्म, मैं भी एक बहुत सम्मानित परिवार से हूँ। हम्म। तो आपने कभी सम्यक प्रकाशन का नाम सुना हो? हाँ, सम्यक प्रकाशन सुना है, और मतलब काफी पुस्तकें पढ़ता रहा हूँ।
पढ़ते रहे उनकी आप किताबें? हाँ, मैं सम्यक प्रकाशन की काफ़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और हमारी लाइब्रेरी में भी थी। अब वो संयोग ऐसा है कि जब पतंजलि योगपीठ में था, तो सारी पुस्तकें मैं पतंजलि योगपीठ ले गया इलाहाबाद से। अच्छा। और वो चूंकि इलाहाबाद में जब पतंजलि योगपीठ छोड़ा, तो हमारी लगभग 4 कुंटल पुस्तकें जो पतंजलि योगपीठ में ही छूट गई। तो वो हमको वापस नहीं मिल पाए, क्योंकि जो हमारे अन्य भाई लोग थे, हमारे समकक्ष, जो सेवावर्ती प्रकल्प कहलाता था, हम्म। उनके हाथ में लग गए। सब एक एक दो दो सब उठा ले गए, जो वापस नहीं मिली। तो काफ़ी पुस्तकें थी सम्यक प्रकाशन की। सम्यक प्रकाशन जो बहुजन समाज, वो पत्र चलता था माननीय काशीराम जी का, वो भी था। और चंद्रभान जी जो हमारे वो हैं, क्या नाम, महाराष्ट्र वाले, उनके लेख से संबंधित तमाम पुस्तकें थी। बहुत पुस्तकें थी। ये 4 कुंटल में आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी पुस्तकें आ सकती हैं, क्योंकि मैंने जब उसकी बिल्टी कराई थी इलाहाबाद से, तो वजन ही पता था, संख्या पता नहीं है। बाकी से जब मैं वापस पुस्तकें लेने पहुंचा हूँ, तो लगभग 1.5 कुंटल ही वापस ला पाया, बाकी सब वहीं पर खो गई। संजय जी उनकी 2 किताब है। जी। एक तो सतनाम सिंह है, अच्छा। PhD। सतनाम। सतनाम सिंह अच्छा, सतनाम सिंह जी। के हैं, जी। काफी अच्छे लेखक हैं और जी। PhD JNU से जी। जी। रविदास जी के ऊपर ही जी। चमार रेजिमेंट का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। हम्म। और उनकी एक किताब है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। ये पुस्तक का नाम सुना है, लेकिन अभी पढ़ने का मौका नहीं मिला है। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। हम्म। हम्म। एक दूसरे राइटर हैं स्वरूप चंद बोध। हम्म। हाँ, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी है। दिल्ली का दलित इतिहास कुछ अनछुए पर्सन। अच्छा। दिल्ली का दलित इतिहास कुछ अनछुए पर्सन। हम्म। ये आपको कुछ दिल्ली मतलब इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल सकती है, चाहे वो दिल्ली वालों की हो, चाहे मतलब जो भी हमारे अपने वो रहे हैं, हम्म। चाहे वो बल्ला वाले हैं, चाहे रविदास धर्म उससे हैं, जो भी, हम्म। इनमें कुछ का लोगों का इतिहास है, हम्म। जानकारी आपको मिल सकती है। जी। दोनों किताबें सम्यक प्रकाशन में निकली हुई हैं। हम्म। और देखो, अगर कहीं अगर आपको अगर जब शायद अगर हम आपकी अगर हमारी मुलाकात हुई, जरूर तो होगी, जरूर होगी। 9 तारीख को हम शायद आपको जंतर मंतर में मिलेंगे हम। अच्छा। 9 तारीख को। जंतर मंतर में जो उसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, हम्म। ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जो है, हमारे 131 सांसदों को कहीं पर लाइबिलिटी देना क्यों नहीं चाहते? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे जिम्मेवारी तो 131 सांसदों की भी तो मैं के ऊपर भी तो है। मैंने उनसे कई बार इस बात को कहा है। मैंने एक बार उनको जरा संपर्क कीजिए, उनकी जवाबदेही तो सुनिश्चित कीजिए। हम उनको वोट देते हैं, लेकिन वो हमारी इस बात से ही पता नहीं क्यों रूठ गए। और उसके बाद उनका जो ग्रुप चलता था, उससे भी उन्होंने मुझे अलग कर दिया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी रणनीति क्या है। आपको तुगलकाबाद ग्रुप से जो है आपको हटा दिया उन लोगों ने। नहीं, तुगलकाबाद ग्रुप नहीं था उनका, एक और ग्रुप था। 9 अगस्त का आंदोलन। मैंने एक तुगलकाबाद ग्रुप का था जिसका मैं कहता भोपाल सिंह वगैरह उसके वो थे। भोपाल सिंह तो बेवकूफ आदमी है। उन्होंने मैं शायद वो आपको उसमें मैं से। भोपाल सिंह जी से तो मैं 2-3 बार, चूंकि जब भी जाता हूँ यहाँ पर देवनगर, वहाँ उनसे भेंट हो जाती है। जिस तरह से इन्होंने अपना कार्ड छपवाया था, और मैंने उस कार्ड से प्रभावित होकर, एक मैं 17 फरवरी को एक मीटिंग थी, उसमें ये मिल गया, अपना कार्ड इन्होंने दिया। तो उस कार्ड को देखकर मैं प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद फिर मैंने इनसे अलग से समय मांगा, और फिर इनसे मिला आकर मैं। और जब मिला, तो उसके बाद इन्होंने जो कमिटमेंट किए, उसमें ऐसे आज तक एक कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि ये थाली के बैंगन जैसा कार्य करते हैं। और तो इस वजह से मैं उनको उनके ग्रुप में रखने या हटाने को बहुत तवज्जो नहीं देता।
लेकिन जो समता सैनिक दल का जो ग्रुप चल रहा था 8 अगस्त का आंदोलन, 9 अगस्त का। वो हाँ 9 अगस्त का आंदोलन, उनका ग्रुप से हटाना थोड़ा सा मुझे तकलीफ दिया, क्योंकि सैनिक दल हमारा पुराना संगठन है और उसमें अगर ऐसे बुद्धि विवेक वाले लोग नहीं हैं तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। और ये भोपाल सिंह जो तो अपने ग्रुप के इकलौते वो थे, उनकी बुद्धि में जितना फंसा होगा उतना उन्होंने किया, तो मैं उनको बहुत अधिक तवज्जो देकर नहीं चलता। तो तवज्जो उनको देनी पड़ती है जिनका कोई इतिहास रहा हो। भोपाल एक सिंह, आप एक नाम उजागर कर रहे थे, वो आपने वो नाम थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि किसका नाम उजागर करना चाहते थे आप? किस किस परिप्रेक्ष्य में? वो ये कि भाई राजनीतिक भी और संत भी, और इस तरीके से ये मंदिर के बारे में जो आपने कि भाई। मैं आप पूरी बात कहेंगे तो हम पता लग सकेंगे, क्योंकि नाम तो बहुत से मैंने छिपा के रखे हैं, क्योंकि मैं किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन ये अगर वो हमारे इसमें से ग्रुप स्पेशल से आप जुड़े हैं, नाम दे दे कि भाई मतलब इतने बड़े संत और इतने बड़े राजनीतिक, और वो जो है मतलब इस तरीके से जो आपने उसको बात को सर गोल मोल करके लिखा था। मैं आपसे एक निवेदन करूं ना। हम्म। मैं चूंकि बुद्ध संघ के भी बड़ा निकट रहा हूँ, भिक्षुओं के भी बड़ा निकट रहा हूँ, और जो हमारे हिंदू संप्रदाय के संत जिन्हें स्वामी कहते हैं उनके भी बड़ा निकट रहा हूँ, तो बहुतों को बड़े करीब से जानता हूँ। अधिकतम जो है वो चोलाधारी लोग हैं। स्वामी के अंदर स्वामी के गुण नहीं मिलेंगे, भिक्षु के अंदर भिक्षु के गुण नहीं मिलेंगे। हैं? चीवर सिर्फ लटकाए हुए हैं। इसी तरह से जो अपने इसमें संत कहते हैं खुद को, रविदास में, वो भी सब क्या कहते हैं, वस्त्रधारी लोग हैं। वस्त्रों के कारण उनमें वो चीज दिखती नहीं है। जैसे अभी आज की आपने 2-3 पोस्टें देखी होंगी, हम मनुवाद का विरोध करते हैं और वो भी केवल जातिवाद के संदर्भ में, बाकी चीजों पर क्यों नहीं करते? अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं करते? मनुवाद के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले तो है कि दलित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर रखो, और आर्थिक रूप से कमजोर रखने का सारा षड्यंत्र जो है वो जो है वेतन आयोग में किया गया। वो आपका लेख मैंने आपने अधिवक्ता के आगे उसमें अर्थशास्त्री भी लिखा अपने आप को नहीं तो मैं नीचे। अर्थशास्त्री तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने मेरी कहा उस पोस्ट में आपने अधिवक्ता के आगे अर्थ मतलब जो है अर्थशास्त्री का, वो मैंने वो भी पढ़ा लेख आपको। मैं अच्छा तो लगा थोड़ा, ठीक है मतलब भाई कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। भाई कोई लोग पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा। आदमी अपना काम कर रहा है, करता रहे, ठीक है भैया। कोई तो पसंद करेगा यार, कोई तो कुछ देखेगा, कोई तो कुछ समझेगा, कोई मे, तो कोई जानेगा। मेरी मास्टर डिग्री है अर्थशास्त्र में, तो मैं मास्टर डिग्री मैंने इसमें ले रखी है। इंजीनियरिंग के बाद तो फिर मैंने 8 साल करीब जो है इधर जो है इन विषयों का अध्ययन किया है जो आर्ट के विषय थे। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मैंने इधर जैसे बीए भी किया, बीकॉम भी किया, एलएलबी भी तो किया। तुमने जी रिहाइश कहाँ की हुई आपने? जी, रिहाइश कहाँ की हुई है? मैं रहने वाला तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी का हूँ। नहीं, फिलहाल दिल्ली में। दिल्ली में मैं इस समय बेगमपुर में हूँ, रोहिणी में। अच्छा, बेगमपुर रोहिणी। जी। तो फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में? मैंने 2000 क्या कहते हैं 19-20 में ईओआर की ट्रेनिंग ली थी, हम्म। और उसके बाद मैं ईओआर का जो है एग्जामिनी हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो अधिकतर जो सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स हैं या उससे रिलेटेड जो एडवाइजरी मैटर्स हैं उन पर ज़्यादा कार्य करता हूँ। जैसे कि ये मामला जो हमारा तुगलकाबाद का केस है, ये भी एडवाइजरी मैटर है कि यदि आप प्रेम से मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। क्योंकि जो आपको सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हम एओआर पर सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों का पालन कराएं, और विधि कैसे स्थापित की जाए ये हम अधिवक्ताओं पर ही जिम्मेवारी होती है। तो हम अपने उस ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तुगलकाबाद का जो मैट्रिक्स है हमारे लिए एक अधिवक्ता के रूप में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हो। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई तकलीफ है तो आप आइए फिर से अपील कीजिए।
आप ना अपील कर रहे हैं, ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। जो विधिक मैटर्स है उसको आप पॉलिटिकल मैटर बना रहे हैं, आप डिफरेंस ही नहीं रख रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। अब चूंकि मैं अपने देखता हूँ समाज में, मैंने वहाँ पर खोज करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपने समाज का ईओआर हो, तो अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर्स तो बहुत हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईओआर होना अपने समाज का मेरे को अभी नहीं दिखा। अभी शायद 2024 के बैच में, तो बल्कि शायद 23 के बैच में अभी कोई एक नया बंदा आया है, वो मुझे लगता है कि शायद अपने समाज का है। हालांकि अभी उससे बातचीत नहीं हो पाई है। अच्छा। बात होगी तो पता लगेगा कि वास्तव में है भी कि नहीं है। हम्म, एक्चुअली है ना होने का एक कारण जो है, एक तो हमारे ईओआर एग्जाम में कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा जो है, ईओआर की कोचिंग चलती है लाखों रुपए में, और हमारे समाज के लोग जो है उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर अगर हम्म, वो कर भी लें तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं करते। हम्म, तो एडवोकेट को केस तो जो है अपने समाज से ही मिलता है ना, और वहीं से उसका जीवन यापन होता है। तो जब हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे समाज के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आके क्या करेंगे? क्योंकि दूसरे समाज का व्यक्ति तो हमको रोजी रोटी देगा नहीं, वो तो अपने समाज के और हायर करेगा और उनसे केस कराएगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इन चीजों पर हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। और चूंकि हमारे समाज का अधिवक्ता न होने के कारण, ये और न होने के कारण, हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में अच्छे ढंग से ना तो रखी जाती ना सुनी जाती। हम्म, अगर हम तुगलकाबाद रविदास मंदिर का केस हारे हैं, तो हम्म, उसका बेसिक कारण है कि जो ऋषि पाल जी ने जिस एडवोकेट को हायर किया था, उसकी संवेदनाएं जुड़ी नहीं थी। उसने केवल उसको एक लैंड मैटर बना दिया, जमीन का विवाद बना दिया, आस्था का विवाद बनाया ही नहीं, मंदिर का विवाद बनाया ही नहीं। उसने तो केवल उसको लैंड मैटर बनाया, लैंड मैटर की तरह जो है वो ट्रीट किया गया। और जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस पर जो एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि अगर मंदिर ध्वस्त हो गया। जब बाद में उस व्यक्ति को पता लगा कि नहीं नहीं वहां तो मंदिर था, तब वो जाके खुद उसने वहां सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज है, स्वतः संज्ञान बहुत कम लेते हैं जजेस, बचते हैं इससे। जब तक कि कोई मामला उनकी बेंच में ना आए, वो इस पर निर्णय नहीं करते। तो हम्म, उनकी संज्ञान में आ चुका था, ये आंदोलन हो गया, दोबारा रिट पिटीशंस पढ़ लें, उन्होंने अल्टीमेटली घूम के तो हमारी बेंच में आएगा तब मैं इस पर विचार करूंगा। और वैसा हुआ, क्योंकि नियम वैसा है, प्रोसेस वैसा है। घूम के जब अशोक तंवर जी ने केस डाला, अपना पूजा का अधिकार मांगा, तो वो अल्टीमेटली घूम फिर के जो है उन्हीं की बेंच में भेज दिएगा। तब उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला। तो गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव रखा था, उसके अतिरिक्त उन्होंने 2-3 ऑर्डर पास किए। पहला ऑर्डर था कि 96 गुरभाइयों को तत्काल रिलीज किया जाए, इनको 2 महीने जेलों में हो रहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि कमेटी इस रूप में फॉर्म की जाए। अब ये सारी बातें के लिए किसी ने प्ली नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो हम्म, वहीं खड़ा था, उसी कोर्ट में खड़ा था, किसी ने प्ले नहीं किया। वो जो है जस्टिस अरुण मिश्रा की अपनी सोच थी। हालांकि इस संदर्भ में काफी लोगों ने क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिखा जरूर था, और जिसके लिए मैंने उनको बूस्टअप किया था कि मैंने आप ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट को लिखा। तो वो तमाम जो है पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई, और जो पीआईएल रजिस्टर्ड होती है तो संबंधित बेंच में जाती है। अब वो जस्टिस अरुण मिश्रा जी के पास गई होगी, उसका उन्होंने अपने ढंग से जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों को जानता हूँ, और जानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग इसको जाने, और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें। तब हम कह सकते हैं कि हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान की मूल भावना का सम्मान करें, तब वो ये कह सकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अब आप सिद्धांत सारे अडॉप्ट कर रहे हो मनुवाद के, और कहते हो हम अम्बेडकरवादी हैं। कहीं पर भी आप आर्थिक विषमता का विरोध नहीं करते हो। आप वेतन आयोग, आपको बड़ा मीठा मीठा लगता है, जबकि वेतन आयोग पूरी तरह से विषमता का वेतन आयोग है। चपरासी जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी जीवन में जो है अधिकारी के बराबर वेतन नहीं पा सकता।
वो जो है महंगाई भत्ता जो बढ़ता है उसके संदर्भ में आप भली भांति जानते हैं परसेंटेज में बढ़ती है। क्या मार्केट में आलू का रेट परसेंटेज में बढ़ता है कि चपरासी जाएगा तो इतने परसेंट महंगा आलू मिलेगा और अधिकारी जाएगा तो इतने परसेंट जो है आलू महंगा मिलेगा? कहीं ऐसा होता है? महंगाई बढ़ती है फ्लैट रुपए में बढ़ती है सीधी सीधी, और जो वेतन दिया जा वेतन वो क्या कहते हैं वो दिया जा रहा है, क्या कहते हैं महंगाई भत्ता, वो परसेंटेज में दिया जा रहा है। तो ये तो लगातार शोषण बढ़ रहा है। न तो ये रविदास राज की परिकल्पना में, ना भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक समानता के प्रारूप में आ रही, और हम कहीं पर उसका विरोध करते हुए नजर नहीं आते। हमने पिछले 70 साल में इसका विरोध किया ही नहीं, चाहे वो रविदास समाज के लोग हों चाहे अम्बेडकर समाज के लोग हैं, और खुद को खूब जो मूर्ति पर लड़ रहे हैं, घंटे पर लड़ रहे हैं, मंदिर पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी अवधारणा है, जो उन्होंने सोचा, मैं भी बस यही कहना चाहता था कि हमारा चाहे अम्बेडकर समाज है, चाहे रविदास समाज है या बुद्धिस्ट है, पर ये भी जो मतलब सारे जो है ना घूम फिर करके जो हमारे जो अगर जिसको कहा जाए जेन्युइन मुद्दे हैं, जिनसे हमें कुछ मतलब हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के उसके लिए उसकी कोई बात नहीं है। चाहे हमारे रविदासी समाज है, चाहे अम्बेडकरवादी है, चाहे बुद्धिस्ट है, बस ले दे करके तो ये वहीं तक हम सीमित रह गए कि वो वहीं तक की आवाजें उठाने वाले, और कुछ नहीं। चलो वैसे एक चीज है थोड़ा कमलेश जी, ये जो लेख आपके पास अभी इसमें लिखा हुआ ना कमर्श, मतलब अभी आगे और भी आएगा ना? नहीं, ये तो चूंकि उनका शोध कार्य है, वो करते रहते हैं, हमसे शेयर करते रहते हैं। और तो अगर इसके बारे में कोई और भी लेख आए तो वो भी डालना अपने इस ग्रुप पर, उसे भी हम पढ़ के थोड़ी सी हम भी जानकारी लेना चाहेंगे। बाकी मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि इस लेख ने आपको कहीं ना झकझोड़ा है तो ठीक है, तो आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि वो तो उन्होंने तो वो चीजें लिखी। मैंने तो ये था कि वो नाम जब पढ़ा गया उसके अंदर, तो मैं जब उसको पूरा पढ़ता हुआ आ रहा था, शायद मैं इतना समझता हूँ कि बहुत कम लोगों की, मैं तो कभी खाली आदमी हूँ, और खाली आदमी बैठ के अपने थोड़ा सा अपने कुर्सी मेज पे बैठ करके अपने चल भाई कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। कुछ अगर ढंग की चीज होती है तो ये चल भाई ये आदमी क्या लिख रहा है, क्या भेज रहा है। बाकी तो मैं तो इग्नोर कर देता हूँ। ये दुनिया भर के, आप बुलाकी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं? बुलाकी जी ने अपने किसी ग्रुप में नहीं, शायद बुलाकी जी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, शायद नहीं जुड़ा हुआ ना बुलाकी ग्रुप से? हाँ, जोड़ दे। मैं एक बात कह रहा हूँ, बुलाकी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, बुलाकी जी ने हमें अपने किसी ग्रुप से नहीं जोड़ रखा। नहीं जोड़ा ना? क्यों नहीं जोड़ा? हाँ, क्यों नहीं जोड़ा? अब ये मुझे तो आपके माध्यम से पता, पोस्टें होती हैं, समझ नहीं आता वो लोग किस गड्ढे के गटर के कीड़े हैं। वो लोग कितनी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायरमेंट हुए हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी पोस्टें तुम्हें कहाँ से मिली? अबे बाबा साहब नहीं होते ना, जब तुम्हारे बाप का दादा का कुछ ठिया था किसी पेड़ के नीचे, जब तुम जूती काट रहे होते या पोछे काम कर रहे होते, तुम्हारा भी वही होता। मुझे तो आपके माध्यम से पता लग रहा है कि वो कोई किसी ग्रुप का भी संचालन करते हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में पहले नहीं है। कौन? बुलाकी जी। बुलाकी जी का बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा। ब्रह्म प्रकाश बुलाकी के नाम से ग्रुप है, सिर्फ ब्रह्म प्रकाश बुलाकी। अच्छा, बहुत बड़ा ग्रुप है वो। अच्छा। एक उनका ग्रुप अपना खाली जन्मोत्सव कमेटी के जो उनके मेंबर है उनका ग्रुप है, मतलब कि वो ग्रुप चलता है जिससे कि उनके जो अपने पदाधिकारी है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो उस तक की जानकारी पहुंचाते हैं कि भाई उस ग्रुप में जो बुलाकी का जो ग्रुप है पदाधिकारियों का ग्रुप है, वो उनके पदाधिकारियों का ग्रुप है जी। एक ग्रुप है पूरा सामाजिक ग्रुप, जिसके अंदर वो जो है उस पर जोड़ना चाहिए ना, आपको उस पर जोड़ना चाहिए कम से कम। आप उस अगर में जुड़े तो आप कम से कम ये जानकारी, अब ये जो लोगों को जब कम से कम पता चले कि लोगों को जानकारी क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर अगर हमें यही देखो ना, आपने इसमें जितने भी लोग जोड़े हैं जी, आपने जो विधिक ग्रुप बनाया है जी, ये जो आपने जो अपना विधिक ग्रुप का नया नाम दिया, क्योंकि
पहले आप तुगलकाबाद के ग्रुप में लिखते थे, जी। आप पहले उसी में लिख रहे थे ना, जो भी कुछ आप डाल रहे थे। हम आप एक्चुअली अपनी मुझे बात में जी बात में पहुंचा, उस ग्रुप में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को। जी 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 अब आपने ये अपना ग्रुप बना लिया। जी तो असल में जिसमें जहाँ ये होता है ना कि ओनली एडमिन फॉर, मतलब इस ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही इसमें डाल सकता है। हम्म। आप यकीन मानना कि सिर्फ एक आपका पहला ग्रुप छोड़ा हुआ, नहीं तो मैं हर ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा। क्या जब एडमिन ही अपनी चीजें भेजेगा तो हमारा क्या मतलब है? हम खाली उसके देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? अगर एडमिन अपनी अपनी आइटम ही भेजेगा उसके अंदर, तो सिर्फ उस आइटम को हम देखने के लिए बैठे हैं। हमारे पास नहीं है क्या कुछ बेचने के लिए आइटम? हम अपनी आइटम का प्रचार प्रसार कैसे करें? कंपनी जी गलत तो नहीं कह रहा, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मैं आपकी बात का बुरा नहीं, स्पष्टीकरण जरूर देना चाहूंगा। पर यह है कि आपके ग्रुप के अंदर अच्छा है कि अगर आप ही मतलब जो है, जो भी बुद्धिजीवी आपने एडमिन रखे हैं इसके अंदर, अगर वो अपनी बातों को अपने सीमित रखते हैं तो ठीक है। और नहीं तो जिस दिन इसका एक आपने ये एडमिन वाला हटा दिया जाएगा ना, उस दिन ये ग्रुप गंदा हो जाएगा। उस मैं दिन जय श्री राम, जय भोले बाबा की, जय माता की, जय पार्वती की, जय उसकी या जय इसकी, और वो जो है उसी दिन सुप्रभात है, मतलब गुड मॉर्निंग, वो सारी चीजें सवेरे से आनी शुरू हो जाएगी। बुलाकी ग्रुप खोल के अगर आपको कभी जोड़े बुलाकी, जी जोड़ना चाहिए उसको, आपको जो है जी लोगों को हर वक्त हर दूसरे तीसरे दिन नए नए लोगों को जोड़ता रहता, तो आपको भी जोड़ना चाहिए। यार कमलेश मित्रा भी नाम का कोई अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट का, जो इस लड़ाई को, तुगलकाबाद की लड़ाई को लड़ रहा है, उसे नहीं मालूम कि आप बुलाकी का कितना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप अपने ग्रुप के अंदर? नहीं, मुझे किसी से वो ईर्ष्या नहीं है, जी मुझे कमलेश जी किसी से ईर्ष्या नहीं है। जितना महान बुलाकी है, मैं अपने आप को बुलाकी से कम महान नहीं समझता। मैं आपको बताऊं, जी दिल्ली के अंदर अंबेडकर जयंती की शुरुआत लाल किले से मेरे पिताजी ने करी थी सन 77 में। जी सौभाग्य से मैं उनका सुपुत्र हूँ जी कि दिल्ली में अगर बाबा साहब जयंती की अगर जो शोभा यात्रा निकलते हैं लाल किले से, जी अगर वो शुरुआत करी तो मेरे पिताजी ने करी, अकेले एकमात्र व्यक्ति थे। जी। तो मैं अपने आप को क्या ये नाम नहीं था कि मैं, पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम खजान सिंह निक्कल, अच्छा अच्छा खजान सिंह निक्कल नाम था मेरे पिताजी का। जी और सौभाग्य से जिसमें मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूँ, जी उस जी। प्रकाशन में मेरी बेटी है। अच्छा। जी सम्यक प्रकाशन में। जी, जी शांति स्वरूप बौद्ध, अब तो एक्सपायर हो गए कोरोना में, जी 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 जो इसके संस्थापक थे जी। सम्यक प्रकाशन के, वो मेरे समधी है। अच्छा 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 उनके बेटे हैं दूसरे नंबर के, वो मेरे दामाद है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं तो सम्यक प्रकाशन से बड़ा प्रभावित होता हूँ कि कम से कम कोई तो जो है अपने समाज के गतिविधियों के आया संदर्भ करो में भी संडे प्रकाशित को कर यहाँ, रहा है। संडे को यहाँ आया करो, यहाँ पर समता बुद्ध विहार। कौन सा? समता बुद्ध विहार, समता बुद्ध विहार कहाँ पर? शिवपुरी। पश्चिमपुरी। ठीक है, मैं आऊँगा किसी प्रगति समय आऊँगा। अपार्टमेंट के साथ ही है, आऊँगा आऊँगा। मतलब बिल्कुल पश्चिमपुरी जो है। अगर आप मेट्रो से भी आएंगे तो मादीपुर से आपको रिक्शा लेना पड़ेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे भी अगर ज्यादा बोल, ये मेरे ख्याल से पश्चिमपुरी ईस्ट है, पश्चिम विहार ईस्ट, पता नहीं पश्चिम विहार वेस्ट है। हम्म। एक वो मेट्रो भी रिक्शा वहाँ पहुंचा देता है। जी समता बुद्ध विहार जी प्रत्येक संडे को सवेरे 10 बजे से 11-12 बजे तक वह धम्म देशना का कार्यक्रम होता है। जी उसमें ही उनकी स्टॉल वगैरह भी लगती है, और भी वगैरह उनका जो ना, क्योंकि घर भी वही है उनका पश्चिमपुरी में ही। तो समता बुद्ध विहार पर सबसे ज्यादा उनकी एक्टिविटी इस परिवार की वहाँ होती है। जी तो वहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, हर संडे को सवेरे 10 बजे से और मेरे ख्याल से 12 बजे तक धम्म देशना का कार्यक्रम। जी। कोई मतलब खाली नहीं आता, कोई भी संडे, हर संडे को होता है, बिना मतलब हर संडे को। अभी तो बुलाकी मेरा जी तो ने जो कहना, हमको 104 मंदिरों की लिस्ट दी है, मेरा कोशिश थी कि इन 104 मंदिरों को मैं टहलूं, लेकिन मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पाया हूं। तो अभी वो भी भ्रमण कार्य रुका हुआ है।
एक्चुअली ये कुछ ड्राफ्टिंग जरूरी थी अभी तो। बुला के करवा देगा। अब बुलाकी जी अन्य कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त है, वो हमको उस तरह से समय नहीं दे पा रहे। मेरी बातचीत तो हुई थी, अब बोले मैंने ऐसा है अपने कार्यकारिणी के लोगों को किसी को सूचित कर दो ताकि वो हमारा साथ दे सकें। बोले सब तो अपने जो है खाने कमाने में लगे हैं, किसको बोलूं। तो मैंने यार फिर तो बड़ा गड़बड़ है, तो मैंने चलो अच्छा हम खुद ही देख लेंगे। दरअसल में हमारी दिल्ली की संस्थाएं जो है ना, हम्म मैं भी बहुत बड़ी संस्था का प्रेसिडेंट रहा। हम्म जो बाबा साहब जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर, जी मेरे पिताजी ने इसी की उस पर वो बनाई थी, इसी तर्ज पर ही, हम्म जैसे श्री रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर, जिसका प्रधान बुलाकी है, हम्म विश्व विख्यात हम्म संस्था है, हम्म ठीक है। हम्म ऐसी इसी तर्ज पर ही मेरे पिताजी ने बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी। ये भी काम शोभा यात्रा निकालने करती है, ये भी काम शोभा यात्रा निकालने। हम सब यहीं तक ही सीमित रह गए हैं। नहीं देखिए सर, हम ये हम मैं एक हम बात बता रहा हूँ, हम जो हम कर यहीं रहे तक ही हैं सीमित रह गए हैं। सर, एक मैं बार शोभा यात्रा निकाल ली, जी गले में माला डाल ली, जी बड़े बड़े बैज लगवा लिए, जी पकड़ियां बांध ली, नोटों के गले में हाथ डलवा लिए, जी हम यहीं तक ही सीमित रह गए। हम प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, प्रतीकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विचारधारा को तो आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, विचारधारा पे उनमें काम ही मैं नहीं भी कर हूँ, रहे हैं। मतलब उन लोगों में मैं भी हूँ, हाँ, उन लोगों में मैं भी हूँ। अब चूंकि सर आपसे मतलब तो मैं आज भी हूँ, पहली मैं भी 18-19 के अंदर प्रधान रहा, मैं भी 18-19 में 2 साल प्रधान रहा उस संस्था के अंदर। जी मैं भी वहीं तक ही सीमित रहा। जी बहुत कला चित्रकला प्रतियोगिता करवा दी, हम्म बहुत कला निबंध प्रतियोगिता करवा दी, हम्म बहुत कला जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हम्म दलित समाज के बच्चे हैं, मेरिट के आधार पर उनको मेधावी छात्र सम्मान समारोह कर दिया, उनको शील्ड वगैरह दे करके, उनको प्रतीक चिन्ह दे करके उनको सम्मान कर दिया कि भाई ये 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लाए बच्चे, चलो इनको सम्मान करो समाज के अंदर। हम यहीं तक ही सीमित रह गए। अभी तो ये है कि चलो ये कोई ना कोई उठाता रहता है। अभी पीछे जैसे 26 तारीख को एक पुराने एक्टिविस्ट है, और जानकारी है इतिहास की उनके पास, जी मिल लेना अगर मिल सको तो। जी क्या नाम है? ये मैं समाज के उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो जिनकी कुछ जो है, मिस्टर रतनलाल कैन। हाँ, रतन लाल जी का नाम सुना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले? वो नहीं, वो अच्छा। प्रोफेसर रतनलाल कैन है। वो हम्म प्रोफेसर रतनलाल है खाली, अच्छा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, हम्म वो बिहार से बिलोंग करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मैं ये बता रहा हूँ, रतनलाल कैन, ये हम्म दिल्ली 6 के हैं। अच्छा ये बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट है। अच्छा। दिल्ली का बहुत बड़ा इतिहास हम्म उनके पास है। जी बशर्ते कोई समझने वाला हो उनके पास बैठ के, कोई आगे ले जाने वाला हो उसको ले आकर के। बहुत लड़ाई लड़ी है मेट्रो के स्टेशनों के ऊपर, हम्म सड़कों के ऊपर, हम्म बाबा साहब के नामों के ऊपर, कि हम्म आज मेट्रो स्टेशन का, किसी भी मेट्रो का बाबा साहब के नाम पर नहीं है। हम्म। आपको जानकारी दिल्ली में इस बात की नहीं है ना? नहीं, मैं चूंकि मेट्रो से चलता हूँ तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई कोई नाम इस रविदास के नाम पर कोई हाँ, मेट्रो स्टेशन नहीं नहीं नहीं। नहीं है ना जानकारी? हाँ, वो तो स्थान के नाम पर मैं है, आपको जहाँ का बता जो रहा हूँ, स्थान है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। जी बाबा साहब का अम्बेडकर भवन देखा आपने कभी? हाँ, आए देखा कभी देखा देखा देखा। रानियासी रोड पर? हम्म देखा है? देखा उस देखा। रोड उस रोड का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग। हम्म जहाँ हनुमान की मूर्ति लगी हुई है, हम्म वहां से वो अम्बेडकर मार्ग शुरू होता है। जी और जो चौराहा है आगे वाला, हम्म वहां तक वो अम्बेडकर मार्ग है, जी छोटा सा। जी 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 उसके बाद वो वहां से शुरू होता है 5वीं रोड, जो हम्म, सीधा कोर्ट प्लेस तक चला जाता है। जी उसमें मेट्रो स्टेशन आता है एक, हम्म। जिसका नाम है झंडे वाला, हाँ, झंडे वाला। जबकि झंडे वाला उससे बहुत दूर है, पिछली सड़क पर। अच्छा, झंडे वाला के नाम का क्या इतिहास है? मंदिर है झंडे वाला पीछे, किस चीज का? झंडे का ये मंदिर? माता मंदिर
वैष्णो माता का। मतलब इसको झंडे बालान कहने का क्या पर्पज है? वो झंडे वालन के नाम से मशहूर है वो मंदिर। नहीं, झंडे 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 बालान जो नाम है, इसका इसका क्या इतिहास है कि झंडे मैं बालान बता ही क्यों रहा हूँ कहते हैं? कि वो झंडे वालन के नाम से मशहूर है वो मंदिर, हाँ झंडे वाला मंदिर। जी। उसे अच्छा, झंडे वाला मंदिर। झंडे ठीक, वाला मंदिर। झंडे वाला मंदिर, ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक। छतरपुर मंदिर, बिरला मंदिर, जी जी जी। अक्षरधाम मंदिर, ऐसे ये मंदिर दिल्ली के बहुत फेमस मंदिरों में से झंडे वाला मंदिर। जी जी, झंडे वाला मंदिर, ये ठीक। है परली सड़क पर, उससे दूसरी सड़क पर जाकर के हम्म। नाम इसका यहाँ रख दिया। जी। ये भी लड़ाई लड़ी उन्होंने हम्म। रतनलाल के अंदर। हम्म। दूसरा आता है अंबेडकर स्टेडियम, हम्म। देखा आपने? अम्बेडकर स्टेडियम गया हूँ। दिल्ली गेट, जी। उस मेट्रो का नाम रख दिया दिल्ली गेट। हम्म। उसको कह दिया उन्होंने कि भाई ये जो लाइन है मंडी हाउस से और आईएसबीटी तक, इस लाइन को नाम दे दिया हिस्टोरिकल लाइन, हम्म। ऐतिहासिक लाइन। हम्म। जैसे उसका नाम दिल्ली गेट, हम्म। जामा मस्जिद, हम्म। लाल किला, हम्म। कश्मीरी गेट, हम्म। उस लाइन के मेट्रो स्टेशनों का नाम है ये। हम्म। पहला स्टेशन दिल्ली गेट, हम्म। दूसरा लाल किला, हम्म। वो सॉरी दिल्ली गेट के बाद जामा मस्जिद, हम्म। जामा मस्जिद के बाद लाल किला, और लाल किला के बाद कश्मीरी गेट। जी। अगर चाहते तो दिल्ली गेट स्टेडियम, जो दिल्ली गेट का नाम रखा वो डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में रख सकते थे, जी। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम आ गया है। हम्म। ये मनुवादियों की सोच। तीसरी मैं आपको बताऊं, रोहिणी ईस्ट, हम्म। ये वेस्ट, हम्म। उसके बिल्कुल गेट जो उतर रहा है वो है डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल, हम्म। जिसको बाबा अम्बेडकर जी जी हॉस्पिटल कहा जी जाता जी है। जी जी जी। देखा आपने बाबा अम्बेडकर हाँ, हॉस्पिटल? मेरा रूट ही वही है। आपका रूट वही है ना? हम्म। आपने कभी ध्यान दिया उस मेट्रो का नाम क्या है? वही ईस्ट वेस्ट करके रखा है। ईस्ट वेस्ट करके है ना, रोहिणी ईस्ट या वेस्ट। हम्म। जबकि वो गेट कहाँ उतर रहा है? हम्म। हॉस्पिटल के गेट, हम्म। उसकी सीढ़ी गेट के बाहर। हम्म। तो बहुत बड़े एक्टिविस्ट है मिस्टर रतनलाल कैन, हम्म। कभी उनसे मिलना, मैं हम्म। आपको नंबर दूंगा, जी आपको नंबर आपको व्हाट्सएप पर आपको फॉरवर्ड करूंगा, जी उनसे जानकारी लेना। जी। काफी इतिहास पुरुष रहे वो, हम्म। और हमारे समधी साहब तो एक्सपायर हो गए, हम्म। नहीं तो उनसे बड़ा दिल्ली का इतिहास किसी के पास नहीं था। हम्म। शांति स्वरूप को शायद आपने कभी सुना है, नहीं सुना है? नहीं, हम उनके व्याख्यान सुनते रहते हैं जो हमको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। बाकी डायरेक्ट तो कभी भेंट नहीं हुई। कभी नहीं मुलाकात हुई हाँ, होगी। डायरेक्ट भेंट नहीं हुई। वो पहले कोविड में निकल गए, हम्म। 2020 में निकल गए। बहुत बड़े इतिहास पुरुष थे वो, अगर कोई बात कहा करते थे ना हम्म। तो उसका इतिहास था उनके पास। अच्छा, बुद्ध का नीति शास्त्र उन्हीं ने लिखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इतना नहीं पता कि बुद्ध के नीति शास्त्र उन्होंने लिखा नहीं लिखा। अच्छा, एक पुस्तक थी बुद्ध का नीति शास्त्र, वो भी किसी उस पर किसी को जो है डॉक्टरेट अवार्ड अवार्ड किया गया था। वो उनकी थीसिस का पार्ट था। तो जब मैंने मेडिटेशन के बाद उसका अध्ययन किया तो उसमें तमाम त्रुटियां पाई। नहीं, मैं और ना उसमें दरअसल आपको जो है हाँ आपको व्हाट्सएप पर उनका नंबर शेयर कर दूंगा, जी। और आप उस नंबर से उन पर संपर्क कर सकते हैं कि क्या ये किताब आपके पैशन की है या नहीं, पहले आपकी। पहले तो मैं कोशिश करूंगा आपका जो आपने बुद्ध विहार जो बताया है वो मंदिर, मैं वहां पर संडे को आने का प्रयास करूंगा और वहां पर आपसे भेंट करूंगा। आगे मिलने की शुरुआत आपके साथ साथ ही होगी, जिससे भी मिलूंगा। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, मिलते हैं। और चूंकि रविदास समाज से पृथक जो अपना अम्बेडकरवादी समाज है दिल्ली का, वो हमारे अभी कम टच में है। चूंकि तुगलकाबाद रविदास मंदिर से जुड़ जाने के कारण रविदास समाज तो हमारे टच में आ गया, जो भी जितना है। लेकिन अभी अम्बेडकरवादी समाज अभी हमारे उतना टच में नहीं है। या जो दिल्ली लोग। में दिल्ली में उनके पेट भरे हुए हैं सबके, जी। दिल्ली में उन सबके पेट भरे हुए हैं। आज अगर दिल्ली के अंदर अगर कोई संघर्ष हाँ। या कोई प्रदर्शन या कोई कार्यक्रम हम्म। अगर कोई ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊं,
जी। सिर्फ बेचारे दिल्ली एनसीआर से जो लोग आए हुए हैं ना, यूपी वगैरह के, हरियाणा वगैरह के, पंजाब के, जो दिल्ली में आकर के बेचारे बस गए हैं, वो लोग कामयाब करते हैं। जी। दिल्ली वाले का तो पेट भरा हुआ है। दिल्ली वाले ने तो बस ये है कि रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरियां मिल गई उनको उस टाइम में, काफी संपन्न हो गए। संपन्न होने के बाद आज उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके संपन्न हो गए। बस यहाँ तक सीमित है। सिर्फ एक दिन अम्बेडकर बात निकलता है 14 अप्रैल को, जो सिर्फ पार्लियामेंट, सिर्फ पटेल चौक की मूर्ति से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ 14 अप्रैल को दिखाई देता है। उसके बाद ये दिल्ली एनसीआर का आदमी आता है 9 तारीख को भी। हम खुद उस कार्यक्रम में हमें अपने वो लोग पहचानने में नहीं आते कि यार वो दिल्ली के लोग है कहाँ, जो प्रभु कहते के मूल दिल्ली निवासी हैं, वो तो है ही नहीं, बहुत कम रह गए। मैं सर एक निवेदन करूंगा। जी। मैं जो महसूस करता हूँ, जैसा एक्चुअली जो प्रतीकों की राजनीति आरएसएस ने हमें दी, हमने भी प्रतीकों की प्रतिवादी राजनीति शुरू कर दी। वो तो उनका दर्शन तो शासन में विद्यमान था, तो उन्हें शासन में विद्यमान दर्शन को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने समाज के बीच जो है प्रतीकों का जो है संघर्ष शुरू कर दिया, और हमने अपनी पूरी एनर्जी जो है प्रतीकों के संघर्ष में लगा दी है। दर्शन के पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण जो अभी आपने कहा बच्चों की प्रतियोगिता करा देते हैं, तो इस तरह की चीजों से हमारे जो बच्चे हैं वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि समाज की जो राज व्यवस्था है वो तो मनुवाद पर चल रही है, और हम जो है उसको बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे जब अगर अम्बेडकरवाद को पढ़ते भी हैं तो वो जाके फील्ड में इतने ज्यादा कुंठित हो जाते हैं, इसलिए उनका विकास उस तरह से दिखाई नहीं देता है समाज में, या उस तरह की समता और बंधुत्व के भाव उनमें डेवलप नहीं हो पाते। मैं वही कह रहा हूँ, कम्युनिटी पढ़ेंगे कहाँ से? हम तो बाबा साहब की या गुरु जी की एक फोटो लगाने को अपने घर में तैयार नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ से? ये जो आज अगर मतलब अगर जो आज लिटरेचर जो आज खरीदा जाता है ना, जो लिटरेचर खरीदा जाता है, ये मत समझे कि हमारे बच्चे खरीद रहे हैं उन लिटरेचरों को। देखना कभी कहीं दुकानों पर, कभी जैसे अब ये पार्लियामेंट पे वगैरह, अब तो खैर पता नहीं कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, बाकी अगर कहीं भी जैसे कोई मेले होते हैं या बुक वो वगैरह होते हैं, तो उनमें वहां उसको देखना कि वो जो प्रकाशक वर्ग जो है, जो पढ़ने वाला वर्ग है, वो है कौन सा, यंग है, मीडियम है, या बुजुर्ग है, या और भी ज्यादा वो मिलेंगे बेचारे बड़े बूढ़े जो खाली टाइम में जब बाबा साहब को या गुरु जी को पढ़ना चाहते हैं, सावित्रीबाई फूलों को पढ़ना चाहते हैं, महात्मा फूलों को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने भी क्या है, जब तक वो नौकरी में रहे जब तक तो उनको वो ध्यान आया नहीं, कभी उन्होंने उस पर ध्यान दिया नहीं। और नौकरी से रिटायर होने के बाद उन लोगों की पैर जो है फिर थोड़ी समाज की तरफ चलते हैं कि यार अब पढ़ लिख लें, कुछ इसको जानकारी मिल जाए, कुछ हासिल कर लें। कई लिखते हैं कि भाई मैंने बाबा साहब की वो किताब पढ़ी, मैंने गुरु जी का वो लिटरेचर पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैं उससे प्रभावित हुआ। लिखते रहते हैं लोग, अपने भी लिखते रहते हैं कि मैंने वो किताब पढ़ी से मैं प्रभावित हुआ, मैं यहाँ पर पहुंचा, वहां पहुंचा। हम भी पढ़ते रहते हैं लोग कि भाई ठीक है, आप अच्छा है। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, आपसे बहुत समय ले लिया आपका। ठीक है, आपका स्वागत है, और हम लोग फिर लंबी बात करेंगे, और लंबी बात नहीं, लंबे लंबे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 9 तारीख को मिलते हैं आपसे जी, जंतर मंतर पर। तो मैंने जो 9 तारीख के संदर्भ में जो आपसे बात पूछी, वो उसका आपने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया। आप भीड़ का अंग है या प्रबंधन का अंग है? नहीं, हम तो भीड़ का अंग है। अच्छा, भीड़ के अंग है। तो मुझे लगता है कि वहां जाने पर कोई बहुत अधिक तवज्जो मिलना नहीं है विचारधारा को, नहीं तो वो वहाँ तो मतलब वो तो समय की बर्बादी होगी। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी बातों को तवज्जो दी जाए,
या आपको बात क्यों रखा जाए? भाई कोई नहीं देगा। एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता होने के नाते मैं वहां पर लाठी खाने तो नहीं जाऊंगा। नहीं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आएंगे, नहीं नहीं, आप देखिए देख लें। देखिए हम ईओआर को कहो बड़ा तो नाम गिनवा दूं मैं आपको अभी। देखिए जो आप नाम गिनवाएंगे वो अलग प्रवृत्ति के अधिवक्ता है, ठीक है। और जो ईओआर कैटेगरी के अधिवक्ता है वो अलग तरह के। ईओआर कैटेगरी के अधिवक्ता जो है वो तो चुप ही रहते हैं और किनारे रहते हैं, वो सिर्फ कोर्ट में बोलते हैं, बाकी जगह बोलते ही नहीं। हम तो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि एग्जाम नहीं है। अगर हम एग्जामिनी ना हो और सीधे ईओआर हो गए हो तो ऐसी दशा में हम भी उतना नहीं बोल पाएंगे। और हम भी बोलते हैं तो समाज के बीच बोलते हैं, सड़क पर नहीं बोलते हैं। अगर हम सड़क पर बोलना शुरू करें तो अभी सारी जुडिशरी की नजर में आ जाएंगे, वो कभी हमें क्या एग्जाम है, पास ही नहीं होने सारी देंगे। बात कमलेश जी जो आपने भी पूछा ना कि भाई आप भीड़ भीड़ का हिस्सा हो या पर, तो अब क्या है कि दरअसल में थोड़ा सा भागीदारी कम कर दी, बाकी ये है कि कम कर दी। अब देखो आज के टाइम में कहीं भी चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, आजकल कोई भी संस्था में शामिल हो जाओ या कोई संस्था का या किसी कार्यक्रम का भी हिस्सा बनो, तो हर जगह आजकल तो डोनेशन की वो बात होती है। अगर मान लो मैनेजिंग कमेटी बनी है, बॉस में इतना खर्चा है जी, आप सब इतना जो है भाई इतना सब देंगे। मैं समझ रहे मेरी बात को आप? सर मैं आपके जानकारी में कुछ चीजें डालना चाहूंगा, तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। एक जो है SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन करके एक अभी नव गठित संस्था है। उसने जो मानव सेवा संगठन के साथ जो केसी रवि जी का चलता है करोल बाग से, जी उसके साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया। ज्वाइंट वेंचर बनाने के बाद उसकी बैठक जो है वहाँ सिविल लाइन में हुई, वो वहाँ पर क्या कहते हैं वो कैनाट प्लेस पे। अच्छा खासा उसमें खर्चा किया केसी रवि जी ने, सागर रचना। ठीक है। उस पर खर्च करने के बाद अब मैंने उनसे पूछा ऑर्गेनाइजेशन से, जो उसके जो चीफ थे, मैंने ये बताइए निष्कर्ष क्या निकला। बोले निष्कर्ष केसी रवि जी बताएंगे। और केसी रवि जी हमारे जो है क्या कहती है वो गुरु हैं, या हम जिस तुगलकाबाद से जो जुड़े हैं उसके कारण वो हमारे सीनियर हैं। अब मुझे पता है कि केसी रवि जी कोई निर्णय नहीं लेते, वो सारे निर्णय जो है जनता पर छोड़ देते हैं। जनता अपने ढंग से करे, क्योंकि उनकी ओरिजिन जो है वो पॉलिटिक्स से होती है। तो वो जब जनता जिस तरफ चल देती है उसी के आगे जाके वो खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इसका कोई निर्णय तो आने वाला नहीं, मैंने उसके ऊपर टिप्पणी कर दी। तो वो संगठन एकदम टूट गया। तो वहां से वो हमसे नाराज थे। फिर वो संगठन चला गया समता सैनिक दल, उसकी तरफ से ये ग्रुप बनाया गया और वो उसका प्रचार प्रसार करने लगे। जब मैंने उसमें उनको सुझाव रखा कि नहीं आप 131 लोगों से मिलिए और उसमें हम भी सहयोग करेंगे और पहले आंदोलन को आप इसमें ये कर लीजिए, तो वो इतने रुष्ट हो गए कि उन्होंने ग्रुप से अलग कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने अम्बेडकर स्मृति एक वो संघर्ष समिति बनाई। उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई 4 तारीख को जो है वो क्या कहते हैं मीटिंग है, शायद 28 अभी जो उनकी मीटिंग हुई अम्बेडकर भवन में, बोले आप उसमें आइए। मैंने जब हमको सुना ही नहीं जाना और इस तरह से आप ग्रुप में हमको रिमूव करके अगर बेइज्जत करते हैं, तो या तो हमसे पर्सनल फोन कीजिए, आप केवल ग्रुप मैसेज डाल के हमको नहीं बुला सकते। तो उसका मैसेज नहीं आया तो मैं गया नहीं। अब वही हाल जो आप बता रहे हैं 9 तारीख का, उसमें होना हवाना कुछ नहीं है। मैं जैसा महसूस कर पा रहा हूँ, अगर केवल लाठी खाना है तो ठीक है भाई, आके हम भी आपके साथ खा लेते हैं समाज के व्यक्ति में। बाकी इस तरह से चीजें चलती मैंने नहीं ये है। आपको एक बात बताई ना कि थोड़ा सा मैं, आपने कहा ना कि भाई आप प्रबंधक है या आप भीड़ का हिस्सा है। हम्म, आपने मेरे से एक सवाल करा ना कि आप भीड़ जी का जी हिस्सा है जी या आप मतलब इसकी मतलब मैनेजिंग कमेटी के हिस्से हैं। जी। तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई मैं मैनेजिंग कमेटी का नहीं, मैं भीड़ का हिस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले भी जो 26 तारीख को प्रदर्शन हुआ ना, हम्म, 26 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, जी। 26 जून को, हम्म, तो उसकी मीटिंग 16 जून को अम्बेडकर भवन पर हुई थी। जी मीटिंग बुलाई जरूर थी। हाँ। रतनलाल कैन ने जी
उसके ऑर्गेनाइजर उस मीटिंग के वही थे जी और उसके चेयरमैन भी वही बन गए उस प्रदर्शन के। जी 26 जून के प्रदर्शन के चेयरमैन भी वही बन गए। जी वो मुझसे कईयों ने सवाल करा कि विकल जी आप उस मीटिंग को चला रहे थे और आप उस मीटिंग में जिसका नाम आप बोलने के लिए दे रहे थे उसी को वहाँ अहमद दियारती बोलने के लिए उसी को नाम को प्रपोज दिया था। वो जो टीम बनाई उसमें भी आपने बहुत सारे नाम ऐसे दिए कि भाई इनको रख लो इनको रख लो, आप क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझसे कहा आप क्यों नहीं आए इस टीम के अंदर? जबकि मैंने वहां पर एक बात रखी कि इस टीम में सिर्फ वो ही है जिस चेहरे को समाज जानता हो पहचानता हो, जिसको समाज के अंदर उसकी पकड़ हो, जो कम से कम 10, 20, 100, 50 आदमी लाने की ताकत रखता हो, वही इसमें शामिल हो। खाली ये नहीं कि मैं फलाने संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, मेरे संगठन में 10,000 लोग हैं, मेरे संगठन में इतने लोग हैं। मैंने कहा आप ये बताइए कि आप कितने लोग लाएंगे? आपके संगठन में 10,000 लोग हैं ना, तो आप ये बताइए कि आप कितने लोग लाएंगे? आप वो बताइए आप, या खाली आप मेट्रो बैठ करके खाली आप अकेले आएंगे? तो मुझे कईयों ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आए, इस मतलब जो है आपका नाम नहीं है उसमें और उसका नाम है इसका नाम है। अरे मैंने कहा भैया बात ऐसी है, देखो आजकल के बिना पैसे के ना तो राजनीति होती ना समाज सेवा होती। जैसे आपने बताया कि सागर रत्ना के अंदर मीटिंग हुई जी डोसे वोसे खाए, जी 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 देख लिए फोटो हमने सारे ग्रुपों में चल रहे थे वो फोटो, जी किसी ने लाइव बनाई होगी तो वो भी फेसबुक पर डाल रखी थी जी कि वहाँ मीटिंग चल रही है। तो मैंने कहा भाई आजकल हर संगठन में और समाज सेवा में राजनीति में पैसे की सख्त जरूरत होती है। और भैया अब हम हो गए बेरोजगार, हमारे पास कोई गवर्नमेंट की पेंशन तो आती नहीं जिससे कि हम अपना वो कर सके। गवर्नमेंट की पेंशन क्या, हम कोई सरकारी नौकरी से रिटायर तो हुए नहीं, हम तो प्राइवेट आदमी थे, प्राइवेट वो काम था, तो अब काम नहीं है तो अब जो है अब वो भी नहीं कि भाई जो सरकारी जो पेंशन मिलती है जो है सीनियर सिटीजन की दिल्ली वालों को, वो भी केजरीवाल ने सन 2018 से रोक रखी है। अच्छा 2018 से वो चालू नहीं करी, उस पर कोई आवाज नहीं है कहीं कि भाई 2018 से दिल्ली के सीनियर सिटीजनों की पेंशन क्यों नहीं शुरू करी गई। कम से कम अगर पेंशन शुरू करे 3,000 रुपये महीना आता है वो तो आए। हम इसीलिए किसी संगठन का अब हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उस ग्रुप में भी क्या हुआ बाद में कि जी वो 5-5 हजार रुपये देंगे सभी साथी, पोस्टर निकालना है, मंच का इंतजाम करना है, साउंड का इंतजाम करना है, ये 5-5 हजार रुपये। तो मेरे को किसी ने भेजा कि देखो जी यहाँ भी पैसे की बात आ रही है। मैंने कहा भैया बिना पैसे के संगठन थोड़ी चलते हैं, बिना पैसे के तो कोई कार्यक्रम होता नहीं। मैंने कहा हम सिर्फ इसी वजह से पीछे रहते हैं, तभी इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो भीड़ का हिस्सा है। भीड़ का हिस्सा इसलिए है कि एक एक करके ही ताकत मतलब जनसंख्या मतलब संख्या बल दिखाई जा सकती है। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं खाली डंडे खाने जाऊंगा तो मुझे क्या जरूरत है, मैं सोचूं यार मुझे कोई भाषण तो देने देगा नहीं मैं इसलिए नहीं जाता, यार मुझे कोई स्टेज पे मतलब मुझे सम्मान तो देगा नहीं मैं इसलिए नहीं जाता, मैं ये चीज नहीं सोचता। क्योंकि स्टेज पे मुझे सम्मान मिलेगा मैं तभी जाऊंगा मैं वहां बैठने के लिए, मुझे माइक मिलेगा बोलने के लिए मैं तभी जाऊंगा या बोलने के लिए, नहीं तो मेरा जाना बेकार है। तो मैं ऐसा नहीं मतलब मैं तो ये है कि भाई अगर एक एक करके अगर संख्या बल अगर हम जब तक नहीं दिखाएंगे तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी नहीं जहाँ पहुंचनी चाहिए। मेरा अपना कहना कमलेश जी ये है। मैं एक निवेदन करूंगा। ग्रुप में मैंने मैसेज शेयर कराया था, पहले आप विषय डिसाइड कर लें कौन से राजनीतिक आंदोलन है, कौन से धार्मिक आंदोलन है, कौन से सामाजिक आंदोलन है, कौन से व्यापारिक आंदोलन, इनका एक क्लासिफिकेशन आप कर लें और जो जिस तरह का धर्म है उसको उसी तरह से लीड किया जाना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट के स्टैचू का अगर एक पॉलिटिकल आंदोलन है
तो अलग ढंग से इसकी रूपरेखा तैयार होगी। अगर ये सामाजिक आंदोलन है तो इसकी रूपरेखा अलग ढंग से होगी। एक्चुअली मैं जब पतंजलि योगपीठ में था तो मैं प्रबंधन टीम का अंग था। मैं किसी आंदोलन, चूंकि जो पापा जी को वो क्या कहते हैं लाठी चार्ज हुआ था और वो सलवार सूट पहन के भागे थे, हाँ तब हाँ, तो रामदेव हाँ मैदान में। हाँ तब तो मैं था नहीं यहाँ पर। मैं जो हूँ क्या कहते हैं तब मैं इलाहाबाद में था और इसके बाद मैं इस संगठन से जुड़ा और इस संगठन से जुड़ने के बाद उसके बाद के जितने भी आंदोलन इनके हुए, चाहे वो लखनऊ में हुआ हो या कहीं और हुआ, जहाँ पर भी मैं होता था तो प्रबंधन टीम का अंग होता था। टीमें कैसे की जाती हैं मुझे पता है, मैंने उस कार्य को किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो समता सैनिक दल के तत्वाधान में जो आंदोलन यहाँ का हो रहा है, ये पहले तो यही डिसाइड नहीं है ये किस तरह का आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन है तो आपने जो है अगर ये जॉइंट वेंचर क्यों बनाने का प्रयास किया तुगलकाबाद रविदास मंदिर के साथ? हाँ, अगर ये धार्मिक नहीं है, अगर ये सामाजिक अगर आंदोलन है तो फिर आप 131 हमारे सांसदों को क्यों छोड़ना है? अगर ये पॉलिटिकल आंदोलन है तो आप स्पष्ट कीजिए कि भाई हम इसको पॉलिटिकल ढंग से चलाएं। पहले हमें ये तो बताओ ये किस तरह का आंदोलन है। हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन विशुद्धता के साथ खड़े हैं। आप हमको धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मेरा जन्म जो है आंदोलन की पृष्ठभूमि से होता है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट में एक प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा है, अब तो गुजर गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैथ के प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा। और जेपी आंदोलन में वो उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अंतर्राष्ट्रीय टीचर होते थे। उनको लाइफ टाइम जो है वो टीचिंग अवार्ड्स मिला था इसके फ्रांस से। वो फ्रांस में कभी भी जाकर क्लास ले सकते थे, लाइफ टाइम वहाँ पर के टीचर्स थे। तो मेरी मेरी जो राजनीतिक या पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट की जो पृष्ठभूमि है वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है कि चीजें कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आप जनता को एक बार धोखा दे सकते हो, दोबारा तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। बाबा रामदेव को छोड़ने के पीछे कारण हमारा ये भी था। मैंने जब आपने मूवमेंट कर दिया है इसके साथ क्या कहते हैं मोदी के साथ, तो ये तत्कालिक हमको लाभ तो मिलेगा लेकिन देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोले नहीं अगर ऐसा होता है तो मैं 30 साल जो है इनको भी देखूंगा, इसके बाद इनके खिलाफ भी आंदोलन करूंगा। तो मैंने अगर आपकी देखने की इच्छा है तो आप देख लीजिए, लेकिन ये सफल नहीं होगा बंदा। 2014 में जो है मैंने उस मूवमेंट से जो है त्याग किया। इसके बाद मैं 2017 में इनके पास गया वहाँ पर पतंजलि योगपीठ। मैंने जाकर कंप्लेंट की, मैंने महाराज जी अब तो आपको समय आ गया है इनके खिलाफ आंदोलन करो। तब इनको चूंकि कांग्रेस ने इनको इतना सताया था, इतनी लाठियां बजाई थी, अब इनकी दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि बाबा रामदेव वो क्या कहते हैं मोदी के जो है सरकार के खिलाफ खड़े हों। तो मैंने ऐसी दिशा में हम आपको साथ नहीं दे सकते। उसके बाद फिर हम अपना स्वतंत्र आंदोलन चलना हो। अब संयोग से 18 में आके इधर जुड़ गए आप लोगों से। तो मेरे पास जो एक अनुभव है चीजें करनी, देखिए एक बार जनता को आप धोखा दे सकते हैं। तो जिस तरह से गतिविधि चलाई जा रही है केवल लाठियां खिलवानी ही तो अलग बात है। अगर आपको वास्तव में वहां पर स्टैच्यू चाहिए तो आप पहले डिक्लेयर करो ये आंदोलन सामाजिक है कि पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है डिक्लेयर करके चलोगे तो भी मैं आपके साथ हूँ। आप बताना ही नहीं चाहते, मित्रा को अंधेरे में रख के मित्रा को किसी जो है आप मूवमेंट से जोड़ नहीं सकते, मित्रा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये जो तुगलकाबाद रविदास मंदिर का जो ये चला, यहाँ इसमें जो संत थे वाघमारे जी, बाघमारे जी के साथ आर के पुरम की जो बैठक चल रही थी वहां पर भी इस तरह की बातें चली। मैंने भाई इस तरह से आप चल रहे हो सफल नहीं होगे। लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। जैसे तैसे इन्होंने जो जल्दबाजी में जो कमेटी तो गठित करा ली लेकिन वो आज तक कमेटी कुछ नहीं कर पाई। अल्टीमेटली 4 साल वेट करने के बाद मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। अब जब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ तो वो उनको लगता है कि वो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक सदस्य ने वो कल परसों हमको धमका दिया, जो कि खुद अपने नाम से आरटीआई नहीं डाल सकता। आरटीआई भी दूसरा व्यक्ति डाले, दूसरा व्यक्ति खर्चा करे और सूचना उनको चाहिए। और मित्रा जी तुम सूचना क्यों नहीं दे रहे? उन्हें मालूम है मित्रा जो सूचना का जो है वो केंद्र है, तो हम किसी अपने क्लाइंट की सूचना आपको क्यों देंगे विदाउट उसकी अनुमति के?
भाई जिसका पैसा लग रहा है, जिसने अपने हस्ताक्षर दिए हैं, जब तक उसकी अनुमति होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप हमारे साथ गुंडाई नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं सर। आपने तो स्वीकार कर लिया कि आप भीड़ का अंग हैं। पैसा तो हमारे पास भी नहीं, कल रोटी कहाँ से आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस इतना जानता हूँ। बाकी जिसने पेट दिया है वही रोटी देगा, क्योंकि जब अपने हाथों में जान नहीं थी तब दो दो नौकर मिले, जब मैं बोल नहीं सकता था तब दूध मिला गरम गरम है। तो बनाने वाला जब बनाता है ना, तो पहले भोजन की व्यवस्था करता है। आप भली भांति जानते हैं, स्त्री के स्तन में दूध तब आता है जब पेट में जो बच्चा होता है, उससे पहले नहीं आता, उसके बाद नहीं आता। तो बनाने वाले ने जब इसकी व्यवस्था कर रखी, वो धरती पर उतारता ही तब है जब आपको जो है भोजन की व्यवस्था कर देता है। दो दो नौकर देते हैं जब, क्योंकि हमारे हाथ पैर उस लायक नहीं है। जानवरों को नहीं देता दो दो नौकर, वो पैदा ही होता है जो है दौड़ने लगता है। तो वो उसकी उसकी व्यवस्था का अंग है। इसलिए हम अपने बुद्धि विवेक से किसी का बुरा नहीं करेंगे, बस हमको इतना पता है। और जो लोग इस तरह की भ्रांतियों में हैं, कोशिश करेंगे उनकी भ्रांतियां निकले। बार बार झकझोरते रहेंगे, जब तक जान में जान है इतना काम करते रहेंगे। कुछ काम गौतम बुद्ध कर गए, कुछ जो है बाबा साहब कर गए, कुछ रविदास ने किया, कुछ काशी राम जी ने किया। बहन जी जो है एक ब्राह्मण के चक्कर में जाके जो है दिग्भ्रमित हो गई, जबकि इतिहास गवाह है जिन्होंने अपने पिए रखे ब्राह्मण वो कहीं ना कहीं धोखा खाए। पुष्प संग मित्र ने जो धोखा दिया, यहीं से सबक लेना चाहिए। मैं तो साफ साफ लिखता हूँ, ब्राह्मणों ने मायावती को उठा के पटका। अब मायावती शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ तो बीएसपी शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ कि ब्राह्मणों ने बीएसपी को उठा के पटका। पहले उन्होंने जो है जुड़ के जो है पंचवर्षीय सरकार बना दी, और ऐसा ऐसा सत्यानाश किया कि अब दलित जो है मायावती की तरफ से जुड़ ही नहीं पा रहा है। और मायावती के दिमाग में इतनी कुंठा डाल दी, उन्हें मालूम है कि जब मुलायम सिंह पीटेंगे दलितों को, योगी जी पीटेंगे दलितों को, तो भाग के हमारे पास आएंगे। उनके तो दिमाग में भी नहीं था कि कोई नया नेतृत्व उभर सकता है, और नया नेतृत्व उभर कर आ गया है चंद्रशेखर का। अब कोई संभावना नहीं कि बीएसपी दोबारा खड़ी हो सके। सही कह रहे हो, मैं इस बात की आपकी बात से मैं एग्री हूँ। तो ये सब चीजें हैं। हमारा भी एक लंबा अनुभव है जीवन का। मैं चाहता हूँ चीजें ठीक हो, लेकिन मदद उसकी की जा सकती है जिसको मदद की आवश्यकता है। भोजन उसको खिलाया जा सकता है जो खाए, क्योंकि चबला के तो कोई किसी के मुंह में नहीं डालेगा ना, है ना। या तो वो इतना अस्वस्थ हो कि भैया ठीक है उसकी ग्लूकोज की बोतल ही लगा दो, अब वो उतना अस्वस्थ भी नहीं दिख रहा, तब तक कौन उसको करेगा। तो वही चीजें हैं। अब जहाँ तक 9 तारीख के आंदोलन का सवाल उठता है, मैं तो ये पूछता हूँ, ये बताओ जंतर मंतर पर तुम जितना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, उसको रिकॉर्ड पर लेने के लिए कौन है, ये हमें बताइए। आप जो माइक लगाते हो, जो सब कुछ करते हो, वो आंदोलन करते हो, उसको सुनने वाला कौन है? कोई गवर्नमेंट का प्रतिनिधि वहां रहता है? कोई सरकार से अपॉइंटमेंट व्यक्ति होता है? अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है? कोई नहीं होता है। तो उस जंतर मंतर पर आंदोलन का मतलब क्या है? भाई सरकार अपना वहां प्रतिनिधि बैठा ले जो उसे सुने, तब तो मैं मानता हूं कि जंतर मंतर का आंदोलन पर सरकार सुन रही है। सरकार तो वहां है ही नहीं। फिर तुम अपनी पूरी पब्लिक को जंतर मंतर पर परेशान करते हो, जिसके ऊपर जो है पुलिस जो है लाठियां लेकर तैनात रहती है पीटने के लिए। फिर तुम्हारे में से एक प्रतिनिधि निकल कर जाता है और वो सरकार के ऑफिस में जाके कहता है कि साहब मेरी सुन लीजिए, पैर छूता है वहां पर। और जब तुम्हें पैर ही छूने हैं तो इतनी बड़ी पब्लिक को जंतर मंतर पे इकट्ठा करने की जरूरत क्या? ये जो व्यवस्था में तुम काम कर रहे हो, ये मनुवादी व्यवस्था है। ना तो ये रविदास राज की व्यवस्था है, ना ही बाबा साहब ने ऐसा सपना सोचा। कुछ लोग काम करते करते मर जा रहे हैं, और कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये मनुवादी व्यवस्था है। कभी इसके खिलाफ बात का जो एक हमारा मसला तुगलकाबाद का जी, दिल्ली में लेके देखिए एकमात्र व्यक्ति है सिर्फ केसी रवि जी, जी, जो इसको लेकर चल रहे हैं। जी।
जो उसको अभी तक भी उन्होंने इस मुद्दे को अभी तक भी मतलब खत्म नहीं होने दिया, इस मुद्दे को अभी तक भी। जी। उन्हीं की वजह से चाहे वो 10 तारीख के, हर महीने की 10 तारीख को, वो चाहे एक बस या 2 बस या 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी वो लेके पहुंच ही जाते हैं। उन पर भी तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। पहले जो उनका आंदोलन चल रहा था उसके संदर्भ में लोगों ने आरोप लगाए कि ये तुगलकाबाद रविदास मंदिर में इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि लोकसभा इलेक्शन में टिकट मिल जाए। वो बात हुई थी, जो मीटिंग बैठी थी, क्या कहते हैं, साकेत कोर्ट में, उसमें खुल के कह दिया गया। और जो खुल के कह दिया गया तो उन्होंने सारे मूवमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो जो प्री प्लानिंग मीटिंग्स होती थी, प्री प्लानिंग मीटिंग्स को 10 की पूजा के संदर्भ में वो सारी मीटिंगें जो है जून तक स्थगित रही हैं। फरवरी के बाद 17 फरवरी को वहाँ पर हुई थी बैठक, और 17 फरवरी के बाद सारी उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। कोई प्री प्लानिंग मीटिंग नहीं होती थी, केवल पूजा में जाते थे 10 को। अब जो आ रहा है, जिस चीजें निकल के आ रही हैं कि साहब इस आंदोलन को इसलिए जिंदा रखा जा रहा है ताकि जो है इसको जो है दिल्ली के जो फरवरी में होने वाले इलेक्शन को, जो है दिल्ली के इलेक्शन में, इसको मुद्दे को भुनाया जा सके। आरोप तो उन पे भी लग रहे हैं। लोगों के देखने के दृष्टिकोण अपने अलग अलग हैं भाई। अब मैंने तो यही आपत्ति डाली थी समता सैनिक दल से। मैंने ये बताइए, आपने इसकी तारीख 9 तारीख कैसे रख दी, जबकि आपको मालूम है कि हर 10 तारीख को मेरी पूजा होती है, हमें उसकी प्लानिंग करनी। और ये तो क्या कहते हैं, 10 अगस्त की पूजा हमारे पांचवी जो है वर्षगांठ है। तो जब 5वीं वर्षगांठ है, अगर आप समाज के धार्मिक व्यक्ति थे तो आपको इसमें सहयोग करना चाहिए था। आप जो 9 की जगह 15 रख सकते थे। हमारी डेट तो पहले से फिक्स थी, तुम्हारी फिक्स नहीं थी, तुमने कैसे रख लिया? बस तो इतनी बात तो और उठ गए। समर्थन कर रहे हैं उनके बेटे ने भी वो एक पोस्ट निकाली हुई है, उसके बेटे ने भी एक व्हाट्सएप पर एक वो डाला हुआ है। अब वो इतने रूठ गए कि अब मित्रा को उनकी पूरी टीम रूठ गई। और मित्रा जब पूरी टीम रूठ गई तो उसमें मिस्टर विजेंद्र ने हमको सूचित किया कि हमारी टीम का ऐसा मत है कि आपको ग्रुप से अलग कर दिया जाए। मैंने चलो भाई, कम से कम ये विजेंद्र का मत नहीं, उनकी टीम का मत है, तो मैं विजेंद्र को दोषी नहीं मानता। विजेंद्र कौन है? जो उस ग्रुप के एडमिन थे, 8-9 के अंदर जो ग्रुप बनाया उसके जो एडमिन थे, उन्होंने जो है फिर हमको अलग कर दिया। ये रविदास मंदिर का जो नहीं, समता सैनिक दल का जो वो पदाधिकारी हैं। अच्छा, वो मास्टर विजेंद्र सिंह जो मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने कहते हैं, उन्होंने हमको सूचित किया कि हमारे संगठन का ऐसा मत है, आपको ग्रुप से अलग कर दिया जाए। मैंने जब संगठन का मत है तो बात ही खत्म हो गई। तो संगठन हमको, भैया संगठन पहले हमको बुलाता और तलब करता, हमसे सवाल जवाब करता। उतनी तो उनकी हिम्मत हुई नहीं कि एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो पहले उसे बैठक में बुला के सवाल जवाब तो करो। तुमने तो भारतीय संविधान के का अनुपालन नहीं किया, अगले को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया। आपके ग्रुप ने निर्णय ले लिया और आपने हमें अलग कर दिया। कैसे तुम अम्बेडकरवादी हो भाई? अगर आपको लग रहा था कि आपके ग्रुप में गलत पोस्ट डाल रहा, एक अधिवक्ता गलत पोस्ट डाल रहा, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, तुम तलब कर रहे थे कि मित्रा जी आके बताइए कैसे क्या करूं। नहीं किया आपने तलब, आपने सीधे निर्णय सुना दिया एक पक्षी। तो कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर बात को भी तो फॉलो नहीं कर रहे ना। तो हालांकि ग्रुप से अलग मुझे मास्टर विजेंद्र ने किया, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता। लेकिन इसमें जो इन्होंने जो हमको अलग किया, क्या कहते हैं, भोपाल जी ने, मैं उनको तवज्जो नहीं देता क्योंकि उनके किसी ग्रुप का फैसला नहीं था, अकेले वो एडमिन थे और मैं उनसे मिल चुका हूँ। उनकी बात की कोई तवज्जो नहीं। वो बात अलग है कि दिल्ली के पुराने आदमी हैं, उनके पास जो है बड़ा ग्रुप बनाने के लिए ढेर से फोन नंबर है, उन्होंने अपना बना रखा है, तो वो तो उनका व्यक्तिगत ग्रुप हो गया ना, उनकी मर्जी, रखें हटाएं। तो ये बहुत सी चीजें हैं सर, अभी बहुत काम करना है समाज के बीच, रूठना भी है, मनाना भी है। अब एक एक काम निपटे तो हम दूसरा करें। अब ये तुगलकाबाद वाला मामला हटे तब हम अपने जो है
क्या कहते हैं, अम्बेडकरवादियों से मिले और उनको बताएं अम्बेडकरवाद क्या है। अभी तो हम रविदास राज समझा रहे हैं लोगों को कि रविदास राज क्या है, अभी अम्बेडकरवाद भी समझाना पड़ेगा ना लोगों को। और अभी दक्षिण भारत गए थे तो वहां पर वो भिक्षुओं की भी समस्या चल रही है, तो भिक्षुओं को भी अभी क्लास लेनी है। लेकिन जितने लोग तो एक ही काम में उलझाए रखना चाहते हैं। अब ये तुगलकाबाद वाले जिस तरह से आरोप लगते हैं केसी रवि जी पर, भाई उतने ही जो है केसी रवि जी जो है आंदोलन स्लो कर देते हैं। अब जब आंदोलन स्लो कर देते हैं तो साला कभी समाधान ही नहीं आएगा। मैंने अभी बीच में अपना मूवमेंट क्यों तेज कर रखा है, केसी रवि जी के बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं। बोले मित्रा इस तरह से समाज में फूट पड़ जाएगी। मैंने वो समाज की फूट को रोके रखना क्या हमारा ही काम है? सरकारी कमेटी की कोई ड्यूटी नहीं है क्या? वो समाज के लोग नहीं है? उनकी भी तो कुछ आप ड्यूटी तो निर्धारित सरकारी कीजिए। कमेटी में तो अपने रवि जी नहीं है उसमें, हैं? किसमें? सरकारी कमेटी जो है। अरे सरकारी कमेटी अल्टीमेटली क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उनके सुपरविजन में ही तो आगे बढ़ रही है। सुपरविजन या यूं कहिए वो ओबलाइजेशन में वो पदाधिकारी जो है ओबलाइज करते हैं, चाहे दुष्यंत गौतम हो, चाहे अन्य जो सुरजीत हो, या ये क्या कहते हैं वो हमारे एम आर बाली हो या ऋषि पाल जी हो, क्योंकि वो आप यहाँ। इस मीटिंग में थे जो इन्होंने आर्य समाज मंदिर में मीटिंग रखी थी? अच्छा 4 तारीख में ना, 4 फरवरी में। 4 फरवरी थी वो, हाँ 4 फरवरी को रखी थी, उसमें भी मैं था। आनंद पर्वत पे जो हाँ 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 4 फरवरी में थी। 212 के बस स्टैंड के सामने जो जी आर्य जी समाज जी, मंदिर था। वो 4 फरवरी को थी। और उसके बाद 17 फरवरी को उसमें फिर आपने हमें देखा होगा। हाँ 17 फरवरी को जो यहाँ पर थी क्या कहते हैं साकेत कोर्ट में। नहीं, मैंने कहा उसमें फिर आपने हमें देखा होगा जो आर्य समाज मंदिर में मीटिंग थी, तो जब मैं जाने लगा था। नहीं तो आप तो हमको पहचानते हैं क्या? उस आप मीटिंग में मेरा भाषण भी हुआ था। अच्छा, उस मीटिंग में हमारा भी भाषण हुआ था। तो मैं उस मीटिंग में से मुझे जाना था क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम था घर के अंदर, जिसकी वजह से अच्छा रवि जी ने मुझे रोक करके अच्छा अच्छा और कहा कि भाई पहले विकल जी को बुलवा दो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं पीछे बैठा हुआ था लास्ट में कुर्सी पर, फिर मेरे को पीछे से आगे बुलाया गया। मैं वाघ मेरे के साथ ही बैठा हुआ था। तो सर मैंने आपको जरूर देखा होगा, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम में लास्ट तक रहा हूँ। मैं सफारी हाँ सूट में, हाँ मतलब हाँ। अगर और हमको तो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर ही बुलवा दिया गया था। क्योंकि उन्होंने जब मैंने कहा जी मेरे पास समय का अभाव है, हम्म, तो रवि जी ने कहा कि भाई पहले विकल जी को बुलवा दो, तुम्हें जाना है। अच्छा। 4 तारीख की जो मीटिंग थी यहाँ हम्म, आर्य समाज मंदिर के ऊपर वाले हॉल के अंदर। चलो कोई बात नहीं सर, अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते तो अभी अगली बैठक में हम लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे। ठीक है, अगर आप 9 तारीख को समय निकालेंगे तो हम मिलेंगे आपको वहाँ पर। हाँ मैं देखता हूँ कि हमारा शेड्यूल क्या होता है। एक्चुअली मेरे पास कई ड्राफ्टिंग पेंडिंग है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन से संबंधित है। ये क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच का एक मैटर फंसा हुआ, उससे संबंधित है। चूंकि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाया इसलिए इन ड्राफ्टिंग्स को नहीं कर पाया हूँ। तो अभी मैं दिमाग इसमें थोड़ा सा लगाऊंगा। और इस बीच अगर किसी के फ़ोन आ जाते हैं तो उनको भी निपटाना पड़ता है, तो दिमाग थोड़ी देर तो दाएं बाएं रहता ही है। तो तो मैं मिलते हैं इसको फिर। कर लेता हूँ, उसके बाद कोशिश करता हूँ ठीक है आपसे। कमलेश जी, क्योंकि मेरे पास कोई आ गया। मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। ठीक है ज़रूर मुलाकात होगी। ये नंबर और मेरा अच्छे फीड कर अच्छे समय देना। पर मुलाकात होगी। ये नंबर फीड कर लेना मेरा। जी जी जी, स्वागत है। ठीक। ओ जय बिल्कुल। गुरु। जय भीम, जय जय गुरु।